अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, you suck, you suck. Let's run, let's fly, let's win the world together. Let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा. रुकते नहीं चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं. रुकते नहीं चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं. ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे. ख्वाहिशें कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे. मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हर खुशियाँ आसमां से लाएंगे. जीत लूंगा सारा जहां कर तुम साथ हो. You suck, you suck, you suck. हर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है. हर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है. ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम. ख्वाब ये सच कर देंगे हम, यारों मिलके चलेंगे हम. दुनिया को बदलेंगे, तारों सा चमकेंगे. जीना है क्या ये दिखलाएंगे, लाएंगे. जीत लूंगा सारा जहां कर तुम साथ हो. You suck, you suck, you suck. जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर. You suck, you suck. Let's run, let's fly, let's win the world together. Let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा. अरे किनका वेट कर रहे हैं? अच्छा, उनके बिना तो सब कुछ अधूरा है. चलिए दिखाते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है. ये देखिए. जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर. जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर. You suck, you suck. Let's run, let's fly, let's win the world together. Let's change the world together. यारो सुन लो जरा, यारो सुन लो जरा. एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं. एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं.
के कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक राजदार है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। अनेकता में एकता इस देश की पहचान है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है। आज इसी अनेकता को एक सूत्र में मैं आज स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। भारत विविधताओं का देश है, जहां राज्य बदलते ही जलवायु, पहनावा, भाषा और सोचने का तरीका सब बदल जाता है। पूरे भारत से ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग में कनेक्टेड डिफेंस वेबिनार में मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मौर्य, गुरुओं की धरती जालंधर सिटी पंजाब से सभी सीनियर्स का, सभी गुरुजनों का और सभी जॉइन एसोसिएट और आए हुए न्यू गेस्ट का दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और हम सभी को एकता के एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली शानदार इंडस्ट्री प्लानट ड्यूसॉफ्ट, एक महान एजुकेशन और करियर बिल्डिंग प्रोग्राम के रचयिता, मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव जी का, जिन्होंने आज 50 लाख परिवारों को सपने देखना सिखाया। उन्हीं की वजह से आज सभी परिवारों में अपने सपनों को पूरा करने और अपना करियर बनाने का रास्ता मिला। आज मैं थैंक्स करता हूं ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के मैनेजमेंट टीम का, जो हमारे लिए बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम की श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो लगातार सिस्टम के कामयाब लोगों से सीखने, जानने और समझने का हमें मौका देते हैं। इन्हीं सीरीज में है ट्रेन द ट्रेनर सीरीज, जिसमें हम अपने महागुरुओं से, सीनियर से सीखते हैं कि हम सिस्टम में कामयाबी की बुलंदियों पर कैसे पहुंचेंगे। फिर सेकंड सीरीज है हॉल ऑफ शाइनिंग स्टार। जी हाँ, उन यंग एनर्जेटिक लोगों को जो आज बहुत ही कम उम्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू चुके हैं, उसमें हम सुनते हैं उन चमकते हुए सितारों को, जिसमें पिछली बार हमने सुना था इंजीनियर राहुल कुमार अपकमिंग क्राउन ज्वेल को। और फिर थर्ड सीरीज वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशल वेबिनार। जी हाँ, एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसमें कामयाबी की बुलंदियों को छू चुकी उन महिलाओं को सुनने का मौका मिलता है जो ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा चुकी हैं, जिसमें हमने पिछली बार सुना था मिसेस सुनीता अत्री मैम को। और डिफेंस वेबिनार जो आज आप सबके सामने प्रस्तुत है, जिसमें पिछली बार हमने एक्स आर्मी पर्सन मिस्टर रविचंद्रन जी को सुना था और सेकंड सीरीज में एक्स आर्मी मिस्टर अजय राव जी को सुना था। कहते हैं किस्मत मौका देती है और मेहनत चौंका देती है, लबों पे मुस्कान और आंखों में तूफान, यही है एक सच्चे देश प्रेमी की पहचान। नाम, नमक और निशान, जिसकी लाज रखने के लिए एक फौजी दे देता है हम अपनी जान। हमारी सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस करने के बाद वही दोबारा नौकरी की तलाश, बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड, गुजारे की जिंदगी। एक नौकरी करने के बाद फिर नौकरी, वो सम्मान नहीं मिल पाता जो हमारी सेनाओं से आने वाले सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और वही सम्मान और गर्व के साथ प्लानट ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एंड करियर बिल्डिंग एकेडमी आज स्क्रीन पर बहुत सारे पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं में काम कर रहे रिटायर्ड पर्संस के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है अपना स्टार्टअप करने के लिए। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि आप अपना स्टार्टअप करें, और सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स तेजी से निजीकरण की तरफ जा रहे हैं और उनका निजीकरण हो रहा है। तो हमें भी समझ में आता है कि हमें स्वरोजगार अपनाना चाहिए, और जिन जिन सैनिकों ने आफ्टर सर्विस प्लानट ड्यूसॉफ्ट को एज ए करियर चुना है, उन सभी ने आशातीत सफलताओं को हासिल किया है। उनके बच्चों में बहुत सारी स्किल इंप्रूवमेंट हुई है और कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है, और उन्हीं कामयाब सैनिकों को प्लानट ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने वाले कामयाब लोगों को सुनने का मौका हमारी संस्था आपको दे रही है इस डिजिटल वेबिनार द्वारा। तो कहते हैं पास्ट को देखकर फ्यूचर की रचना की जा सकती है। तो आइए मेरे साथ उस कामयाब हस्ती को सुनने से पहले जो मल्टीपल एंट्रीज पर करोड़पति बन चुके हैं,
जिनकी टीम में आज 86 स्टार होल्डर्स, 54 प्रीमियर्स, 23 डिप्लोमेट और 7 एम्बेसडर एंड 6 क्राउन एम्बेसडर और एक ज्वेल लेवल के चमकते सितारों से भरी है झोली आज के हमारे चीफ गेस्ट की, जिनके फ्रंट लाइन लीडर्स की टीम में एक्स आर्मी मिस्टर रविचंद्रन जी, एक्स आर्मी मिस्टर हरि कृष्ण जी और चमकता हुआ सितारा एक्स एयरफोर्स ज्वेल ऑफ ड्यूस ऑफ रिस्पेक्टेड मिस्टर राजेंद्र नारीकोट सर आते हैं। और बहुत जल्द ही हम राजेंद्र नारीकोट सर को भी सुनने का मौका मिलेगा। तो सूरज को मैं दिया दिखाऊं, ये मेरी औकात कहां, सूरज अपनी पहचान खुद अपनी रोशनी से देता है। तो ऐसे महान योद्धा जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय किया, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आप सबके सहयोग और आप सभी जितने भी हाथ हैं उन सभी की क्लैपिंग के बीच मैं स्क्रीन पर इनवाइट करने जा रहा हूं बेहद मेहनती और हंसमुख पर्सनालिटी, क्राउन एम्बेसडर ऑफ ड्यूस ऑफ एक्स आर्मी पर्सन मिस्टर Vavarajan CS from Kerala. Welcome on the screen, sir. Welcome on the screen. Thank you, sir. Thank you. And the salute for all. Good morning and welcome. Good morning. मैं वावराजन केरला से बात कर रहा हूँ। मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी क्या आज का ये चांस मुझे देने के लिए मैं अनुराग सर को सबसे पहले थैंक्स करता हूँ। और मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज मैं जो बातें करना जा रहा हूँ ये आज तक 13 साल का इस खूबसूरत सफर में मैं किसी के साथ शेयर नहीं किया। बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं मेरा पेरेंट्स को धन्यवाद करता हूँ। मुझे पैदा करके इतना काबिल बनाया कि इस दुनिया में कितना भी बड़ा तकलीफ आ जाए उससे फेस करके आगे निकल जाओ। और मैं थैंक्स करता हूँ हमारे ऋषि सर को जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना के दिया। और भगवान को धन्यवाद करता हूँ मुझे इस अपॉर्चुनिटी मिला और उसमें आने का एक अच्छा दिमाग दिया, दिल दिया। मैं आज स्लाइड सपोर्ट के साथ आपसे बात करूंगा। उसमें कुछ स्लाइड्स जो है, कुछ फोटोज जो है इमेजिनरी है, कुछ ओरिजिनल है। इसलिए है कि मेरा चीज अच्छी तरह आपको पता चलने के लिए स्लाइड सपोर्ट के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आज पूरा बात आपने सुन लिया दिल से, आज आप एक डिसीजन लेंगे कि कुछ करने का, ये पक्का है मेरा। तो अभी शुरू करते हैं हम। ओके, गुड मॉर्निंग। थैंक्स करता हूँ भगवान को, ऋषि सर को। और मैं आपको अभी लेके चलता हूँ आज से 70 साल पीछे, एक 4-5 मिनट के लिए। मेरा ग्रैंडफादर कृष्णन कॉन्ट्रैक्टर 1940s to 50s जब हमारा आजादी का समय का आसपास का दिनों में थे और अपना इलाका का सबसे अमीर इंसान था। उनके पास पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में 3 बसेस चलते थे उस दिनों में, इतना बड़ा आदमी था। ये मेरा ग्रैंडफादर का नाम पाचबिल्ला है। वो अपना पिताजी के बंटवारे को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से वो पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के सब बेच बाज करके वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आया। और उन दिनों में वायनाड डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल लो क्लास, मतलब डेवलपमेंट एरिया नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, बिल्कुल रोड वगैरह नहीं था। यहाँ पर उस दिनों में आकर के 25 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद लिया था इन्होंने। और उस समय जिसके पास ज्यादा गाय भैंस वगैरह होते थे वो बहुत अमीर माना जाता था, और जिसके पास बैलगाड़ी है वो तो और भी बहुत अमीर माना जाता था। और इनके पास उन दिनों में 3 बैलगाड़ियां थी। और साथ में इधर का लोगों के साथ मिलकर के रोड बनाने के बाद अपना एक कार भी लिया। वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार सिर्फ कुछ लोगों के पास, 4-5 लोगों के पास ही था, उसमें से एक था मेरा ग्रैंडफादर। लेकिन कुछ हालात कुछ ऐसे रहा। ये मेरा पिताजी है जो अपना ग्रैंडफादर के फादर के साथ, मेरा ग्रैंडफादर के साथ सभी चीजों में, बिजनेस में, हर चीज में मेहनत में भाग लेते थे। और 1970s पहुंचते हमारा पूरा
ग्रैंडफादर का पूरा बिजनेस टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और मेरा फादर को जो हिस्सा मिला वो एक पहाड़ का ऊपर था, और आधा एकड़ जमीन ऐसे था जिसमें रबर प्लांटेशन था, और कोई इनकम वाला चीज नहीं था। और वो पहाड़ को ऊपर वो कुछ गड़बड़ घर में हुआ था, जिसकी वजह से मेरा मम्मी बहुत गरीब घर की है, तो मेरा ग्रैंड मदर के साथ उनका कुछ बनते नहीं थे, सास और बहू के बीच में जो होता ना। और चाचा लोग जो शादी किया वो बहुत बड़ा बड़ा घरों से किया था, और जो उनको जमीन दिया वो सब अच्छा जगह दिया, और मेरा पिताजी को वो पहाड़ दिया। उसके ऊपर ऐसे एक घर बनाया था उसने, उसका जो बाम्बू ट्री से बनाया हुआ दीवार, उसमें मिट्टी लगा करके चिपकाया हुआ है, और ऊपर चावल का घास। और पहाड़ के ऊपर इतना हवा आते थे, वो घास रुकते नहीं थे, और बारिश का मौसम होते पूरा पानी अंदर गिरता था, और हम लोग बर्तन वगैरह लेकर पूरा रात बैठे रहते थे। मेरा मम्मी पापा दूसरे के खेत में जाकर के काम करके कुछ दोनों दो जगह पर जाते थे, ताकि कुछ जगह से कुछ खाने पीने के लिए कुछ आइटम लेके आए, कुछ जगह से पैसा मिलेगा तो वो लेके आ जाए। ऐसे दो घरों में जाके काम करते थे। और उन दिनों में मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे देख कर लेके मम्मी खेती बाड़ी करने के लिए गया। एक दलदल वाला खेत था, वो जो डिवाइडर होता है वो इसमें जो दिखाई दे रहा है उससे काफी हाइट में था, उसको ऊपर मुझे कपड़ा में लपेट कर उस साइड में बैठा करके काम कर रहे थे, और मैं उधर बैठ कर सो करके उस कीचड़ में गिर गया, वो दलदल में बुरी तरह, नाक और पूरा मुंह वगैरह में पूरा कीचड़ घुस गया था करके बोल रहा है। तो उधर एक लेडी बगल में काम कर रहे थे, वो आकर के मुंह से सब कुछ निकाल के बचा लिया मेरे को, नहीं तो आज आपका सामने बात करने के लायक नहीं था, सब उसी टाइम खत्म। ऐसे उल्टा होकर गिर गया था। और मुझे ले जा करके मम्मी ने बाहर सोप जो कपड़ा धोने वाला साबुन है उससे तो कीचड़ धुलाई किया, और उस दिन से मेरा ड्राई स्किन इफेक्ट हो गया। ड्राई स्किन इफेक्ट, जो मुलायम चमड़ा था वो सब क्रैक होना शुरू हो गया था, और ठंडी के मौसम में उसमें से खून आता था। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आने वाला लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था, इसलिए। और मेरा फर्स्ट एडमिशन के लिए जब ले गया था 1.5 किलोमीटर पैदल जाकर के, हेडमास्टर का रूम में जब घुसा तो मैं टीचर बैठने वाला बेंच के ऊपर जाके बैठ गया, और हेडमास्टर ने बड़ा तारीफ किया, बड़ा खीरा बच्चा है करके। और मेरा नाम जब रजिस्टर करा था, बाबा नाम बताया, तो हेडमास्टर ने बोला नहीं, इस पर राजन भी रखो, बाबा राजन रखो। ऐसे फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक्चुअली मैं राजा ही था, नंबर 1 क्लास में, मतलब सबसे ज्यादा मार्क में लेते थे। और थर्ड में पहुंचते मुझे कुछ जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गया घर का, जिसकी वजह से मुझे जैसे घाटी में जाके नीचे जाके पानी लेके आना, और बर्तन वगैरह धो के रखना, गाय भैंस को चारा खिलाना, और कैटल शेड को जो गोबर वगैरह उसको साफ करना, और किचन के लिए लकड़ी लेके आना, ऐसे कुछ काम देते थे। ये सब करके शाम तक थक जाता था। और क्या होते थे उस टाइम, ज्यादा मार्क मिलने के लिए पिताजी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू कर दे रात को आके। और जैसे आपको पता है कि बड़ा घर का लोग है तो छोटा मोटा दारू वगैरह पीने वाला हैबिट तो होता ही है, और दारू पीने वाला आदमी को चाहे खुशी हो या गम हो वो पीता ही है। और एक्चुअली इतना हार्ड चीजें उनके साथ हुआ था कि वो हमेशा दारू पीना शुरू कर दिया, और दारू पी करके मुझे सिखाता तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं था, और मुझे बहुत ज्यादा पिटाई करते थे। ऐसे करके मैं 3rd क्लास में फेल हो गया। वहां से लेके और मेरा जिंदगी गड़बड़ हो गया। जब मैं गाय भैंस के देने के लिए कटेल काट रहा था, वो कटेल काटते वक्त मेरा अंगुली साथ में कटी गया। ये भी मेरा आने वाला समय का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्रॉब्लम था। हमारा जो बचपना है, ऐसे ये जमीकंद हो गया, और अरबी हो गया, कटहल हो गया, ऐसे ऐसी चीजें, जैसे बाम्बू का नीचे से जो छोटा सा उभर के आता है जो मुलायम होता है, ये सब खा के हमारा जिंदगी होते थे। बीच बीच में थोड़ा बहुत चावल मिल भी गया था, तो उसमें मैं पूछते थे, मम्मी को थोड़ा सा ही मिलता था, पूछता था पापा को जैसे आप देते हो वैसे हमको प्लेट भर के कब देंगे, मुझे कब देंगे। तो मम्मी बोलते थे कि फसल काटना दो तब करेंगे। लेकिन फसल काटते वक्त जितना मिलता था वो पूरा ले जाकर के बेच करके पापा अपना दारू का जो लोन था वो क्लियर करते थे। तो इसका मतलब यह है कि फसल काटने के बाद भी, फसल काटने के पहले भी सब बराबर ही था, ताकि आदत ना बिगड़े। ये था मम्मी का सोच। और उन दिनों में 3rd क्लास में जब सेकंड ईयर था, यानी फेल हो गए तो सेकंड ईयर ही हो गया, उस समय हमारा कपड़ा कुछ ऐसे होते थे। मेरे को पापा ने एक जो क्या बोलते काकी कलर का मोटा कपड़ा से बहुत लंबा चौड़ा ट्राउजर बना के देते थे। वो 4, 4.5, 5 साल, यानी कि वो जब तक फटता नहीं है तब तक वही पहनना था।
वो एक खासियत है कि उसको ज्यादा धुलाई वगैरह करने का, साबुन वगैरह की जरूरत नहीं, वो चाहे कितना भी गंदा हो दिखते नहीं है। और तीसरा क्लास में जब दूसरा साल में पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल में ब्रेड बांटने का ये था, और मैं ब्रेड लेंगे बोल करके उधर 4 बजे स्कूल छूटने के बाद 5 बजे तक वेट किया। जैसे मैंने अपना पिताजी का नाम बताया तो बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो बड़ा घर का बच्चा है, ये गरीब लोगों के लिए, ऐसे बोल के मुझे दिया नहीं। उस दिन क्या हुआ, बगल में एक अंजीर का पेड़ था जिसके ऊपर मैं चढ़ करके कुछ अंजीर तोड़ा। उसके बाद इसको मेरा भाई के लिए और मम्मी के लिए, सबके लिए एक अरबी का पत्ता के ऊपर लेके जा रहा था। और जैसे घर के बगल में पहुंचा तो पिताजी उस टाइम बाहर, उस दिन बाहर नहीं गए थे, हमारे जमीन में काम कर रहे थे। मुझे दूर से ही बुला लिया, बोला इतना लेट क्यों बोल करके बहुत पिटाई किया मुझे, और बोला जाके फावड़ा लेके आ जाओ, काम शुरू करो। मतलब घर से भी कुछ खाने नहीं दिया, उधर से ब्रेड भी नहीं मिला, ये जो अंजीर लेके आए वो भी इधर उधर हो गया, खराब हो गया, और घर से कुछ मिला भी नहीं। और रो रो करके मैं उस दिन काम किया। बात उस दिन मुझे रात को पता नहीं क्या सोचा होगा, दूसरा दिन मैं स्कूल से जब आया, उस दिन पिताजी नहीं था, दूसरे के घर में कहीं काम करने के लिए गया हुआ था, और मैं देखा तो घर में कोई नहीं है। उस टाइम दिमाग में क्या चला मुझे पता नहीं, एक बच्चा उस उम्र में जिसको मरना क्या जीना क्या पता नहीं, एक बंडल रखा हुआ था पेपर में लपेट करके, ये जो घास के बीच में ऊपर, वहां से मैं सोचा कि ये दिमाग के ऊपर डालने से ये दिमाग मर जाता है, वो हिलता नहीं है, फिर झाड़ू मार के इसको फेंकता है, तो मैं भी इसको खा लाऊं, मेरा भी चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। ये था सोच। बाहर जाके एक डंडा लेके आया, क्योंकि हाइट तो था नहीं इतना, बट डंडा लेके आके उसको निकालने के लिए मैं जैसे धक्का दे रहा था, डंडा बीच में से टूट गया। अब दोबारा फिर गया वापस, दूसरा डंडा लेके आया, तब तक मम्मी आ गई। बोला कि तुम क्या डंडा से खेल रहे हो, अकेला खेल रहे हो बोल करके, बस वो सब फेंक दिया। फिर जिंदगी वैसे पहले जैसे चालू हो गई। लेकिन उस टाइम मैं मम्मी से पूछा, मम्मी गरीब लोगों के लिए जब ब्रेड आया, सबको दे रहा है, हमसे भी अच्छा घर जिसका छत के ऊपर टाइल्स बिछाया हुआ है उनको भी मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारे पास ना तो अच्छा कपड़ा है, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, ना तो पैसा है, कुछ नहीं है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? मम्मी ने बोला देखो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारा ग्रैंडफादर के पास कार थे, वो बहुत बड़ा घर का है, हम लोग, हमारे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं, वो बात अलग है। ऐसे बोल के फिर चलो ऐसे वही पुराना जिंदगी में वापस आ गया, वही नॉर्मल चलना शुरू हो गया। यही तो 10th क्लास में 4.5 किलोमीटर दूर जाना था मुझे, स्कूल वहां था, वो एक क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल थे। तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उस टाइम रोड वगैरह बन गया था, जो वैन चलना शुरू हो गया था, बस का जो छोटा था वैन, उसमें एक तरफ जाने के लिए 10 पैसा। ये तो मेरे को अभी बड़ा खुशी है। लेकिन पापा ने बोला पैदल जाओ, कोई जरूरत नहीं है बस में जाने का। बात हो नहीं था कि पैदल जाने का, बात ये था सुबह उठ करके मुझे खेत में भैंसों को ले जाके वो हल वगैरह लगा करके हल चला के फिर पापा आने के बाद जाना था। अभी ये मेरा इतना हाइट भी नहीं था कि उसको ऊपर वो सब लगा के बांधू, थोड़ा सा भी बाइस हिला दी तो मैं किचन के अंदर गिर जाता था। और पापा शॉप में जाकर के, यानी कि चाय की दुकान में जाके आराम से चाय वगैरह पी के मस्ती से 8:30 बजे के बाद आता था। उसके बाद मुझे छोड़ता था, फिर मैं जाके नदी में आधा किलोमीटर भाग के जाके नदी में जंप करके नहाना, साबुन तो होता नहीं था, पत्थर से रगड़ के कैसे न कैसे घर में पहुंचना, कुछ है तो खा लिया, दोपहर के लिए कुछ मिल गया तो लेके भाग के उधर पहुंचते 4.5 किलोमीटर पहुंचते लेट हो जाता था। अगर रबर पर टैपिंग का समय है तो सुबह उठ के ये भी करना पड़ता था। अगर छुट्टी है तो उसका दूध भी निकालना, रबर शीट बनाना, उसके बाद तो शाम को जाकर उसको मशीन में डाल करके घुमा के लेके आना। ये सब करने के बाद कभी क्या होता था, गाय भैंसों को दूध लेने वाला काम भी होता था, तो उसको भी ले जा करके उधर तक 1.5 किलोमीटर शॉप में ले जाके आना। और भी वो पत्थर बिछाए हुए रोड थे, वो कभी कांटा लग गया, कभी पत्थर लग गया, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता। लेकिन सब कुछ करते थे मैं, पता नहीं कैसे कैसे करते थे। और डेली लेट होता था, क्योंकि पैदल उधर पहुंचते लेट होना ही है। और प्रिंसिपल डेली मुझे पिटाई करता था, और पिटाई करता था, दूसरे के सामने बेइज्जती जरूर होता था, मुझे दर्द वगैरह नहीं होता था, क्योंकि इतना मोटा कपड़ा था, उसमें सिर्फ आवाज सुनाई देते थे, दर्द होते नहीं थे, लेकिन फिर भी बेइज्जती होता था। और स्कूल से आने के बाद है फिर वो गाय भैंस के लिए वो सब लेके आना, और जो फसल काटते वक्त वो सब बांध कर मेरा सिर का इतना रख देते थे कि जो बड़ा आदमी लेता उससे भी ज्यादा। इसका वजह से क्या हुआ, मेरा हाइट आगे बढ़ा नहीं, ज्यादा छोटा था बिल्कुल। और गोबर वगैरह लेकर के खेत में डालना, और बच्चे लोग मजा, बारिश का मौसम में मेरे को बहुत मजाक उड़ाते थे, बोलते थे वावराजन डेली नया छाता लेके आता है, क्योंकि छाता कौन सा है, वो अरबी का पत्ता, केला का पत्ता, ये सब है।
हाँ, प्लास्टिक की अगर बोरी मिल गया तो हम बहुत खुश होते थे, मैं और भाई, क्योंकि उसको फोल्ड करके छाता का काम ले सकते हैं। अगर चावल चीनी वाला बोरी मिल गया वो और खुश होते थे, क्योंकि रात को इसके अंदर घुस कर सो सकता है। भाई के लिए भी एक अलग था, मेरे लिए भी एक अलग था। अगर नया मिल गया तो और खुश हो जाते थे। बस कभी हमारा जिंदगी में ऐसे बहुत इंसिडेंट्स आ जाता है जो हमें हमेशा याद रहता है। एवरी सभी का, मेरा घर में, मेरा जिंदगी में क्या है, एक बार क्या हुआ, एक बारिश का मौसम था, जिस समय मैं बाहर मतलब सामान लेने के लिए 7 किलोमीटर दूर पैदल जाके सामान लेके आ रहे थे। तो बूंदा बूंदी बारिश हो रहे थे, शाम होने वाला है, रात होने वाला थे। तो मैं, अगर वो गिला हो गया, उस टाइम क्या होते थे, 2 हफ्ता में एक बार, 3 हफ्ता में एक बार जाते थे और पूरा सामान एक साथ लेके आते थे। गिला हो गया तो ये पूरा ग्रोसरी खराब हो जाएगा। अगर वो भी नहीं, अगर वेट बढ़ जाएगा तो फिर मेरे को चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, और मैं उसको उतार कर नीचे रख दूं तो फिर मेरे को चढ़ा के देने के लिए कोई नहीं, इसलिए मैं सिर्फ के ऊपर ही लेके बैठा हुआ था, खड़ा थे। तो दूर से मैं देखा तो मेरा चाचा का जीप आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गया कि इसमें कम से कम बैठ के जल्दी पहुंच जाएंगे रात होने से पहले। लेकिन चाचा मेरे को पता नहीं, मेरा तरफ देखा ही नहीं, स्पीड में, पहले से ज्यादा स्पीड में कीचड़ फैलाते हुए आगे निकल गया। बहुत मेरे को इतना दिल में लगा उस दिन, वो आज तक मैं भूल नहीं सकता। उस दिन मैंने उधर खड़ा होकर मैंने एक डिसीजन लिया, जिंदगी में कभी ना कभी गाड़ी लेना ही लेना है, और इस चाचा चाहे कहीं भी मिले पक्का इनको लेके जाऊंगा। जैसे मेरे को छोड़ के गया वैसे मैं छोड़ के इनको जाऊंगा नहीं। ऐसे करके वो जो चीज था ना, वो इंसिडेंट मेरे अंदर एक फायर क्रिएट किया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे बचपन में बहुत सारी चीज होता है, लेकिन हमें जिंदगी में दोबारा उसको याद करने का, या उसको याद करके क्या फायदा, कोई प्लेटफॉर्म ऐसे मिलता नहीं हमें। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको ये सब आपको काम आने वाला है, इसलिए ऐसी चीजें याद रखो। सारा काम खत्म होने के बाद वही मिट्टी के तेल का दिया में पढ़ाई होते थे। और 10th में जब था, मैं तो खेती बाड़ी के नाम पर मेरा पिताजी ने मेरे को कई दिन तक स्कूल भेजा नहीं। बोला कि खाली पढ़ाई करने से पेट भरने वाला नहीं है, बोलकर मेरे को छोड़ा नहीं। कई दिन तक मैं काम करते रहा, तो रोते पीते, और अगल बगल के जो लोग थे वो पापा को पहले तो नॉर्मल गुस्से से, फिर गुस्सा होकर बोलना शुरू कर दिया, तब जाकर के पड़ोसियों की वजह से मुझे स्कूल भेजना शुरू किया। अभी स्कूल का फाइनल टेस्ट खत्म होने के बाद एग्जाम खत्म होने, रिजल्ट आने के लिए कई महीना लगेगा, अभी 2.5-3 महीना लगता है। अभी तब तक अगर मैं घर में ही रहूं तो मेरा तेल निकलेगा, ये मेरे को पक्का मालूम था, जूस निकालेगा मेरा। तो मेरा अग्रवाल में कुछ बड़ा लोग थे जो कुछ इरिगेशन के काम के लिए करीबन 15-16 किलोमीटर दूर जाने वाला था। मैं उनको बोला कि मैं भी आना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, मैं भी थोड़ा काम वगैरह सीखना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ करके। पापा को थोड़ा आप परमिशन लो। उन्होंने उनको बोल करके परमिशन लेके मुझे भी ले गया, और उधर जाके मैं 3 हफ्ता तक घर से दूर रहा। और मुझे उधर का काम कोई हार्ड वर्क नहीं था, क्योंकि उससे भी ज्यादा काम तो घर में करते थे। और उधर से जितना पैसा कमाया मैंने, उससे मैंने एक शर्ट खरीदा, एक चप्पल खरीदा। मेरी जिंदगी को पहले चप्पल और पहले शर्ट था वो, जो मैं अपना हाथ से खरीदा। उससे पहले तो चप्पल भी नहीं था। ये उन दिनों में हमारा घर था, जो ऊपर वाला घर था, वो जो रबर प्लांटेशन जहां था वहां के लिए हम नीचे शिफ्ट किया, तो उस टाइम इस टाइप का घर बनाया था। और ये मेरा पेरेंट्स है, मम्मी पापा। आप ये फोटो देखकर समझ सकता है कि उस टाइम का जिंदगी क्या हो सकता है करके। इसका भीतर में मेरे को एक उधर से आने के बाद, वो जो काम करके आने के बाद, मुझे एक बहुत अच्छा चांस मिला 2 महीने का फिजिकल टेस्ट, ओटीसी बोल के एक फिजिकल ट्रेनिंग करने का। वो कायलडी बोल के एक जगह पे था, करीब 250-300 किलोमीटर दूर में था। वहां पर मैं जब ट्रेनिंग किया तब मेरा थोड़ा सा हाइट बढ़ गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात था। और मेरे को उस टाइम इधर से जाते वक्त पिताजी ने बोला था कि उधर से तुम ट्रेनिंग खत्म होगा पतनमतिट्टा में चला जाना, और तुम्हारा रिलेटिव्स को सबको एक बार मिल के आ जाओ। रियली मैं बोल रहा माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम मुझे पता चला रिचनेस क्या होता है। बहुत बड़ा बड़ा घर, सबका पास गाड़ी हो बोल नहीं सकता। और 10th का जैसे रिजल्ट पब्लिश हुआ तो मैं पास हो चुका था, और मुझे लेने के लिए पापा आया और वापस लेके आया। इधर जाके देखा तो जस्ट पास, 600 मार्क होना था, उसमें से 210 मार्क मेरे को मिला हुआ था। फिर भी अभी पिताजी तो मेरे को रोक नहीं सकता, अभी तो कोड़े भेजना ही पड़ेगा। ऐसे करके मेरे को कोड़े में एडमिशन दिलाया, और वो 7.5 किलोमीटर दूर था यहाँ से। मैं सोचा अभी तो बस में तो जाने देगा ही देगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिताजी बोला अभी भी पैदल ही जाओ, 3.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर अभी पैदल भागना। आप सोच के देख सकते हैं, वो भी उस टाइम वही पत्थर डाला हुआ मेटल से बिछाया हुआ रोड है। उस टाइम
मैं जब 11th में था, पिताजी ने एक टी शॉप ओपन किया। अब मेरे लिए और ज्यादा पंगा हो गया। अभी उधर का लकड़ी फाड़ना, उधर का चीजें जो प्लेट सब धो के रखना, घर का काम तो करना ही है, उसको ऊपर से ये है। और उसके बीच में पापा ने एक साइकिल खरीदा। अब हमारा कॉलेज में उन दिनों में जो साइकिल में जो बच्चा आता था वो बहुत बड़ा बड़ा घर का होता था। अब मैं भी बहुत खुश हो गया कि मुझे अभी साइकिल चलाने के मिल जाएगा। एक दिन पापा से मैं पूछा, मैं साइकिल ले जाऊं कॉलेज में? तो बोले ले जाओ। ऐसे एकदम सिंपली बोल दिया। वो ये सोच रहे थे जैसे मैं स्टैंड से साइकिल को निकाल दूंगा तो मेरी गिरेगा, गिरेगा तो इधर ही छोड़ के चला जाएगा, ऐसे बोल करके उन्होंने दिया मेरे को। लेकिन मैं सीधा चढ़ के चला गया। और शाम को आके मेरे से पूछा, तू साइकिल कब चलाने से, कहाँ से सीखा? मैं बोला पिताजी ऐसे दोस्त लोग लेके आते हैं, उनसे सीखा। एक्चुअली क्या है, जो उधर मैं काम करके जो पैसा था मेरे पास, वहां पर हमारा जो कॉलेज का बगल में एक साइकिल शॉप था, जहां से 10 पैसा में 1 घंटे के लिए मिलता था। जो ब्रेक टाइम हमारा होता है दोपहर का टाइम, वो सब समय में मैं इसको लेकर के अकेला वो ग्राउंड में जाकर के खुद सीखते थे। ऐसे मैं सीखा था। अब दूसरे दिन से मेरे को दिया नहीं। अब पंगा हो गया। अब मेरे को जब पूछा मैं साइकिल पे ले जाऊं, बोला तुम ले जाकर पूरा दिन उधर रखिए तो मैं क्या करूं इधर, ऐसे बोल के दिया नहीं। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा पंगा हो गया। अभी शाम को आने के बाद 6 किलोमीटर वापस जाकर फिर एक ग्रोसरी सब लेके आ जाओ। घर से 1-1.5 किलोमीटर के बाद दुकान है, उसके बाद सिटी है। अब वो जो रोड इतना खराब था कि वो सामान देख के चढ़ के आ ही नहीं सकता, गिरेगा पक्का। तो इसलिए पैदल पैदल आते आते थक जाता था, जात हो जाता। और वो एक पंगा मैंने खुद लिया। और एक फीलिंग, मेरा जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग जो है मेरे को पिताजी ने दिया। एक दिन रात को सुबह 3:30 बजे पिताजी ने मेरे को उठाया, उसके बाद बुरी तरह पीटा। पिटाई के बाद मेरे से बोल रहा है कि तेरे को अभी तक बाइसेप ठीक से बांधना नहीं आता है बाइसों को। मैं बोला पापा मैं तो कल शाम को 7:30 बजे करीब उधर से आया था खेत से पानी वगैरह देके, भाई ने बांधा था बाइस को। क्या हो गया, वो खोल के दूसरा वो केले का पौधा वगैरह सब खा लिया था। तो मेरे से पूछा तुम अगर लेट आया तो आने के बाद देखा क्यों नहीं, चेक क्यों नहीं किया? ये था पिटाई करने का। और इस तरह पिटाई किया था कि मेरा पैर में एक गड्ढा सा बन गया था। वो पक्के पटने के बाद, वो ट्रेनिंग के दौरान वो बना इतना साल के बाद। तो आप समझ सकता है कि कितना बड़ा पिटाई किया होगा। उसके बाद हमारे कॉफी का जो बीन होता है उसका छिलका निकाल के बेचने में ज्यादा पैसा मिलता है। तो हमारा उस टाइम कॉफी वगैरह होते थे। तो मेरे को पिताजी ने बोला, दुकान से बोला कि तुम जाकर के वो पिसा करके, टिल्लर आएगा उसको ले जाकर पिसा करके वापस आ जाओ। और जब मैं गया तो टिल्लर में काम शुरू हो चुका था, उधर दूसरे लोगों का काम शुरू हो चुका था। मेरे को बोला अगर तेरे को टिल्लर उधर घर में चाहिए तो समय रहेगा, रात हो जाएगा, ये सब काम खत्म होने के बाद आएगा। अगर जल्दी चाहिए तुम लेके इधर आ जाओ बोला। और मैं और भाई मिलकर के 3-4 बोरी था, उसको ले जाकर रख दिया उधर। भाई दुकान में चला गया, उधर से पूछा होगा पापा ने तो कहाँ क्यों जल्दी आ गया करके, तो बोला कि अभी समय लगेगा, अभी वो जंक्शन में सभी का कर रहा है। वो शाम को दारू पी के पिताजी आ गया चाकू लेकर के, बुरी तरह गाली दिया, मुझे भी दिया उनको भी दिया। मेरा घर में मेरे से पूछा तुम क्या अपने आप को इतना नीचे समझते हो, तुम क्या हमारा क्या बोलते स्टेटस को नहीं समझता, ऐसे ऐसे बोल करके पता नहीं क्या क्या बोला। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, वो जो सुनने वाला था बोला ये इनका गलती नहीं, इन्होंने खुद बोला था जल्दी चाहिए तो इधर लेके आओ करके। फिर उनको पकड़ लिया, उनको गाली दिया, वो गुस्सा में आकर के चाकू से पेड़ में, बगल में एक पेड़ का उससे जोर से मारा तो हाथ से स्लिप हो गया वो और हाथ कट गया। और वापस खींचा तो चाकू आया नहीं और कट गया और पूरा खून हो गया। हाथ ऐसे फैला रहा था, पूरा स्प्रे हो गया खून। तो बोला देखा हमारा परिवारजन कहीं खून से डरता, ऐसे से बोल करके मेरे को बोला तुम जल्दी उधर रख करके आ जाओ, चौक में आ जाओ। उधर जब गया तो मुझे दोबारा फिर पकड़ लिया, पूरी तरह पीटा मेरे को। अब पिटाई तो मेरे को कितना भी लेगा कोई फर्क तो पड़ता नहीं था, मसल बन चुका था मेरे शरीर को। जब उनका हाथ दर्द हो गया, अंदर गया फिर चाकू लेने के लिए, चाकू लेके आकर के मेरे को, तब तक मेरे को भाई ने बोला भाई भागो भागो जल्दी भागो। बोला अभी दारू पे की तरफ टूटा कुछ भी कर सकता है। मैं भागा जितना हो सकता, लाइट दिखाई दे रहा था उतना भागा। उसके बाद एक नारियल का पेड़ का नीचे चुप गया मैं। वो वहां तक पापा आया, वो देखा चारों तरफ ढूंढा तो मिला नहीं, वापस चला गया। मैं वहीं से उड़ करके बोला अब मैं दोबारा जाना नहीं दुकान में, घर में भी नहीं जाना, सीधे निकल जाएंगे, काम करना तो आता ही है। वहां पर उसने ईंट बनाने वाला कई फैक्ट्री टाइप का चलते थे, बहुत सारा चलते थे हमारा आसपास का समय। तो उधर मैं जाके अंदर कहीं जाके काम करेंगे सोच करके निकलने के लिए, अंधेरे का वैसे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं उधर एक ग्राउंड में साइड में ऐसे लेट कर उधर ही थोड़ा देर सोया होगा। 4:30 बजे करीब मैं उड़ा तो चांदनी के रोशन का वक्त, तो मैं सीधा निकलने वाला था, कोई जगने से पहले निकलना इधर से निकलने वाला था। तो अचानक मेरे को शर्ट में नजर पड़ा तो पूरा खून हो रखा था। तो मैं सोचा पापा का हाथ तो कटा हुआ है, अभी पापा कैसे पानी में कैसे गिला होगा, ग्लास धोएंगे, बर्तन धोएंगे, सब बनाएंगे कैसे, चलो यार छोड़ो, ऐसे बोल करके मैंने
दोबारा वापस आया, दोबारा वापस आके वही सब काम करना शुरू कर दिया। इसमें एक मैसेज है कि वी हैव नॉट टू फॉरगेट आवर रोल इन आवर फैमिली, वॉट एवर द सिचुएशन में भी, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा परिवार के बारे में हमने कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए। मैं 12th पास हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क था, और मुझे पापा ने बोला तुम जाके कोई ना कोई मैकेनिक का काम सीखो। मेरा अंकल का एक दोस्त 35 किलोमीटर बत्तेरी बोल के एक जगह पर वर्कशॉप चलाते थे, उधर जाके पूछा तो उन्होंने बोला हमें कोई आदमी की जरूरत नहीं, वैसे ही इधर आदमी ज्यादा है, अगर रखना तो रख लो, हम पैसा वैसा खाना पीना रहना कुछ नहीं देंगे, सब तुम्हारा खुद का होगा। बोला ठीक है, पापा ने मान लिया, बोला ठीक है। इधर से 30-35-40 रुपया देते थे, उधर जाकर के मेरा क्या काम सिखाएगा उन लोग, ग्रीस धुलाई करना, झाड़ू मारना, उनके लिए चाय पानी लेके देना। एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कुछ खाया पिया कि नहीं। वो जो गेस्ट वगैरह आते थे वो सब अगर कुछ बाकी रखता था वो मेरे को मिलता था, और कुछ नहीं। और इतना पैसा भी नहीं था कि जाकर के कोई बड़ा होटल में जाकर खाना खाए, कैसे न कैसे एडजस्ट करके बिस्किट खा के, कभी उपमा खा लिया, कभी एक चाय कभी पी लिया तो पी लिया, दिन में एक बार बड़ा मुश्किल से खाना खाते थे उसको, क्यों वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था हमें, क्योंकि हम बचपन से वो चीज तो सीख चुका था। और उस दिनों में जब भी बस का किराया बचता तब मैं घर में जाकर फिर 30 रुपए 25 रुपए जो भी मिले लेके आना, वो खत्म होने तक फिर ये धंधा चल रहा था। बीच में वहां पर एक पेपर मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था आईटीआई का, उसमें एप्लीकेशन कर दिया था, उसका कोऑर्डिनेटर आया हुआ था घर में, वो लेकर पापा मेरे को मिलने के लिए आया, वो ये देखने के लिए आया अगर काम सीख रहा है तो चलना दो, ये अगर नहीं है तो फिर इसको उधर भेज देंगे, ऐसे बोल के आया। तो मेरा शक्ल कुछ ऐसे था कि पूरा सूखा हुआ था, पूरा ग्रीस से लपटा हुआ था, मुझे देख के उन्होंने पहचान ही नहीं पाया। ये मेरे बाद में जब पापा किसी और को बता रहा था तब मैं सुना, मेरे को नहीं पता था कि उनका उस टाइम का फीलिंग क्या है। मेरे से पूछा कि तुम कहीं एप्लीकेशन में था, मैं बोला हाँ, तुम जाना चाहते हो उधर, वो आलपी डिस्ट्रिक्ट है, एक तो दूर है, दूसरा उधर बड़ा बड़ा लोगों का बच्चा लोग आएगा, अंग्रेजी में क्लास होगा, ये सब बहुत पैसा खर्च होगा, तुम कर पाएगा? बोला हाँ कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में नहीं ले रहा, ये तो मेरा सोच था। उधर गया, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स उधर पापा ने एडमिशन देने के बाद एक ड्रेस खरीद के दिया, एक लुंगी खरीद के दिया, यूनिफॉर्म और एक चप्पल, उसके बाद उनका हाथ से पाले वाला चप्पल और एक बैग। और एक्चुअली उधर यूनिफॉर्म में एक शू का भी जरूरत था, लेकिन शू मेरे को खरीद के दिया नहीं था। मैंने कुछ दिन के बाद एक पुराना एक जॉब वाला पर्सन था, वो पुराना जूता चेंज करके नया खरीदने के बारे में बोल रहा था, तो मैं 7 रुपए में उस जूते को ले लिया था इस यूनिफॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। और मुझे वहां पर मंथली फीस देना था, हॉस्टल फीस देना था, रिकॉर्ड शीट वगैरह खरीदना था, स्टडी मटेरियल्स खरीदना था, उसके बाद खाना भी खाना था। ये सबके लिए मेरे 300 रुपया प्रिंसिपल के नाम पर पापा भेजते थे। पहले वाला ऊपर वाला तीनों चीज में कोई रिडक्शन हो नहीं सकता, मंथली फीस हॉस्टल फीस इसमें हो सकता तो सिर्फ मील्स में हो सकता है। तो आप समझ सकता है कि 300 रुपये में कैसे उस टाइम में जिया होगा। उसके बाद टाइम ब्रेक आया, 6 महीने का समय, मैं सोचा आज मम्मी के पास से जाके खाना खाएंगे, आराम से मस्ती में घूमेंगे। लेकिन क्या हुआ, उधर से आने के बाद पापा ने इतना बुरी तरह गाली देकर गुस्सा से बोला कि तेरे को ये बस में इतना दूर आना, अभी 15-20 दिन का वापस जाना, ये पैसा क्या अपराध मिलता है, कोई पेड़ खिला हुआ है इधर कि खिलाने से पैसा नीचे गिरेगा, ऐसे से बोल के इतना गाली दिया कि मैं सोचा यार उधर ही ठीक ना जाए कैसे भी। तो उसके बाद कभी ऐसे ब्रेक टाइम आता नहीं था। उस क्लास में मैं 2 साल के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास में नंबर 1 मार्क लेकर पास हो गया, और मुझे उधर ही रख दिया प्रिंसिपल ने 300 रुपये में। अभी उसके लिए बाकी टीचर लोगों को 700, 800, 1000, 1500 तक देते थे, और मुझे सिर्फ 300 ही देते थे। लेकिन वो 300 एक्चुअली मैं एक स्टाफ का ये करने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए काफी नहीं था। स्टूडेंट जब था तब तो ठीक है, वही यूनिफॉर्म पहनकर डेली जाना है, शाम को आके नहा धुला के डाल दिया, उसके बाद फिर उसको पहन के गया। लेकिन स्टाफ से ऐसे नहीं है, हर दिन नया नया ड्रेस चाहिए, अलग अलग ड्रेस चाहिए, और अलग रूम में रहना पड़ेगा। वो ये भी नहीं कि ऐसे भूखा रहे, लोग देखता है, चेक करता है ये सब। तो वहां पर कुछ दिन का 5-6 महीने के बाद मैं उधर छोड़कर चला गया। मैं फिर सोचा उधर पतनदिट्टा में जाएंगे, जहां पर हमारा परिवारजन रहते, उधर जाके रेडियो शॉप ओपन किया। मैं मेरा पिताजी का सिस्टर के घर में रुका, चाची के घर में 1 महीना बीच का जो चला, तब तक उन्होंने मेरा फेस मुंह पे दे के बोल दिया कि बच्चे तुम जो काम कर रहा है ये हमारा स्टेटस के लिए अच्छा नहीं है, तुम छोड़ के घर जाओ, यहाँ पर नहीं रुकना, ऐसे बोल करके मेरे को भगा दिया उधर से। मैं घर में आया, चलो ठीक है, वो टी स्टॉल में कुछ करके जी लेंगे सोच कर आया था। लेकिन जब आया तो पता चला टी स्टॉल बंद हो चुका है, उधर कुछ रेंट देने का इश्यू को लेकर के शॉप वापस देना पड़ा। अब पिताजी एक साइकिल शॉप खोल के बैठा हुआ है, अब मेरे को घर का काम तो करना ही, घर में है तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद साइकिल शॉप में भी जाकर मदद करना है, पैसा कुछ देगा नहीं। ऐसे मेरा ये आईटीआई का पढ़ाई के दौरान मेरा पिताजी ने 2 एकड़ जमीन मेरा पढ़ाई के नाम लेकर बेच दिया था।
वही कैप्टन साहब ने लिया था, कैप्टन सामुल बोल के एक साहब ने लिया था। साहब इधर छुट्टी पे आया हुआ था, तो पापा ने उनको जाकर कुछ किया, इनको भी लेके जाओ कहीं फौज में इधर उधर हो जाएगा तो ठीक है बोल करके। और उस टाइम सर ने बोला था कि होना मुश्किल है करके, फिर भी मेरे को ले गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं सर को कभी भी भूल नहीं सकता, कैप्टन साहब को। अभी कर्नल से रिटायर्ड हो चुका है। तो उधर गया मैं, मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम पहुंचा था 1985 में। उधर जाके 15 दिन के अंदर कैप्टन साहब उधर से पोस्टिंग आउट हो गया, यानी कि ट्रांसफर होकर चला गया। मैं, मेरे पास एक कॉलेज लेटर लेके दे के गया था, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ा उस टाइम शुरुआत में। मैंने रिटन टेस्ट पास हो गया, फिजिकल टेस्ट पास हो गया, लेकिन जाके मेडिकल में फंस गया। जैसे मैं पहले बताया था, मेरा हाइट कम था, जिसकी वजह से एक्चुअली 164 चाहिए, 163 है मेरा हाइट, अभी भी 163 है। उसके बाद अंगुली कटा हुआ था शुरुआत से, ये कभी हो ही नहीं सकता फौज में। और फ्लैट फुट, शू नहीं पहन पाएगा, बूट नहीं पहन पाएगा बोल करके मेरे को वो भी आउट कर दिया। उसके बाद जो बचपन में जो किचन में गिरा था, जो कपड़ा का साबुन से धुलाई किया था, जिसकी वजह से पूरा शरीर में ऐसे था, जिसका ठंडी के मौसम में इवन खून तक आता था इस लाइन के बीच में से। 4 प्रॉब्लम था। साथ में मैंने 31 मई 85 यानी कि 10-15 दिन का अंदर ओवरेज भी हो गया, तब तक साल निकल चुका था उधर। अभी मेरा 31 मई 64 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और 21 ईयर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अभी 5 बड़ा प्रॉब्लम्स फौज में किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऑफिसर से मैं मिला, सभी को सामने रोए आप पीटा, बहुत कुछ किया उन्होंने। ये मेरे को समझाया, देखो इमोशंस इधर काम नहीं करता, इधर का रिकवरी पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। फौज का जो एंट्री करना जो स्वप्न है वो सिर्फ एक स्वप्न ही है, कभी हो ही नहीं सकता बोला, किसी भी हालत में नहीं हो सकता बोला। उस नेगेटिव सिचुएशन से मैं करीब 5 महीना 19 दिन तक लड़ते रहा। उसके बाद मैं जहां पर रहता था, वो मैं मलयाली वाला जो भी आते थे उनको भी उधर रखते थे, ताकि थोड़ा रेंट में थोड़ा सा ये हो जाएगा बोल करके। और 14 दिसंबर तक मेरा पूरा पैसा खत्म हो चुका था, और रेंट देने के लिए 1-1.5 हफ्ता का 2 हफ्ता का रेंट बाकी था। उधर हफ्ता में रेंट देना पड़ता था। एक दिन में शाम को पहुंचा उधर, तो मेरा सामान वगैरह बाहर रख के इन्होंने ताला लगा के रखा हुआ। अब मैं शाम को, रात को, दिन में कहीं इधर उधर घूमते रहना, रात को आकर के उसी के बरामदे में सोना। जाना कहाँ, भी जाने का कोई जगह तो है नहीं। ऐसे करके 5 दिन, 5 पैसा भी नहीं हाथ में। ये भी नहीं कि एक लेटर लिख करके घर में भेजे। जो लास्ट 3-4-5वां महीना में जो लास्ट लेटर मैं भेजा था, मम्मी उसके लिए मेरे को लिखा था कि बेटा तुम कैसे ना कैसे वापस आ जाओ, हम इधर खेती बाड़ी करके जी लेंगे। लेकिन मैंने मम्मी को बोला, मम्मी नो, जिंदगी जो मुझे देना नहीं चाहता, मैं जिंदगी जी कर ही जिंदगी से लूंगा। ये था मेरा लास्ट लेटर में लिखा हुआ। अब लेटर लिखने का भी पैसा नहीं, कुछ नहीं है। 5 दिन ऐसे। वो जो होटल थोड़ा बहुत मैं बीच में खाना खाते थे, वो होटल का सामने जाकर खड़ा रहते थे मैं। जैसे मैं वर्कशॉप सीखने के लिए गया, गाड़ी का रिपेयर सीखने के लिए गया, तो जो गेस्ट लोग बाकी रखते थे वो खाते थे, उसी तरह यहाँ पर भी मैं सोचता था कोई बाकी रख के जाए ताकि वो खा लेंगे, लेकिन कोई रखता नहीं था। ऐसे करके इस सिचुएशन, यहाँ पर मैसेज यह है कि यू हैव टू फाइट विद ऑल द सिचुएशन टू अचीव योर गोल। आपका अगर लक्ष्य है कुछ, तो उसको पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो पाके ही छोड़ना। ये मैसेज है यहाँ पर मेरा। एट लास्ट जो ब्रह्मास्त्र है वो यूज करने का समय आ चुका है। अब एक ही रास्ता है, वो है कमांडेंट साहब का घर में जाना। अब कमांडेंट साहब के घर में बिना परमिशन का एक मक्खी भी घुस नहीं सकता, इवन ऑफिसर तक नहीं जा सकता उधर। मैं सोचा कैसे भी हो जाएंगे। मैं रोड से जा रहा था, उधर का जो संतरी थे, चारों तरफ संतरी खड़े रहते हैं, उधर हाई सिक्योरिटी होता है, वहां से संतरी दूर दूर से मेरे को भगा रहा था। लेकिन उतना ही आवाज में मैं अंग्रेजी में टूटा फूटा अंग्रेजी बोलकर उसको बेवकूफ बना के आगे पहुंच गया। तो आप बगल में जब पहुंचा तो उन्होंने बोला, यार अंग्रेजी वाले बोल रहे, हो सकता है साहब को कोई हो, भेज दो अंदर। भगवान का कृपा रहा, उस टाइम कमांडर साहब घर में नहीं था। मेरे को बोला पीछे से जाओ, मैडम से मिलो। ऐसे मैं जाकर के मैडम से बात किया। मैडम अंदर वाला दरवाजा खोला, जो बाहर का वायरनेस है वो खोला नहीं, जो मक्खी को रोकने के लिए होता है। तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अंदर क्या है। मैडम मुझे पता है कि वो यूपी का कहीं का है, और अब्राहम सर, जो जॉर्ज अब्राहम सर, वो केरला का। तो मैं जो बोल रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं वो हिंदी में पूछ रहा, फिर मैं हिंदी तो आता नहीं मेरे को, इंग्लिश में जो कुछ भी आता था मैं बता दिया। मैं कैप्टन सर का था आया था, and he went away from here, I want to join in the army and nobody is here to help me। ऐसे पता नहीं जो कुछ भी हूँ मैं सब बताया। वो भी अंग्रेजी में जो पूछा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो हाई क्वालिटी अंग्रेजी है। अब क्या बताऊं, मैं वही बात रिपीट कर रहा था। बाद में उन्होंने तंग होकर बोला, यू गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग
ऐसे करके बोल दिया, जैसे मैं बात कर रहा था उसी तरह मैं उसी टोन में मेरे को समझा दिया। इतना तो मेरे को समझ में आया। दूसरा, उसी दिन की रात को क्या हुआ, जब मैं उधर पहुंच जाता, जो मालिक ने कमरे का, वो मेरे को बोला बरामदा में सोना नहीं, किसी ने उसको बताया होगा कि ये इधर पड़े पड़े कहीं मर गया तो मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बोला यहाँ पर रुकना नहीं, ये सामान लेकर भाग जाओ, इस एरिया को छोड़ दो बोला। मैं सामान लेकर के उनके सामने निकल गया। जाकर के बगल में एक फुटबॉल ग्राउंड था, उस ग्राउंड में ऐसे बॉक्स कपड़ा निकाल कर वहीं पर ही सो गया क्या, लेट गया ऐसे। कहीं सांप ना काटे ऐसे डर तो था, कुत्ता काटने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उधर का जितना भी कुत्ता मेरे को पहचानते थे, और जब हम खाना वाना खाते तो उनको भी कुछ देते थे, जिसकी वजह से सब मेरा दोस्त था। और ऐसे करके जब मैं लेट कर, मैं नींद आना ही नहीं था, थोड़ा बहुत कभी सोया होगा। जैसे वो ब्रह्मांड को मैं देखा, मैंने अनाउंस किया कि आई विल नॉट गो बैक, मैं कभी नहीं जाऊंगा वापस, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो होना क्या है, होना लास्ट में यही है, कहीं ना कहीं पड़े मर जाएंगे, यही है। उस दिन सुबह क्या किया, जल्दी में उड़ा, वो सामान उसी गाड़ी में रख के और हाथ पैर धो रहे थे, तब तक एक फौज का 1 टन आया, छोटा वाला जो गाड़ी है, आकर के मेरे को बोला वावराजन, बोला उस समय बाहर में ही था। बोला हाँ कल कमांडेंट हाउस गए थे, वो हिंदी में पूछ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कमांडेंट हाउस जैसे सुना। मैं बोला हाँ। तो वो गुस्सा में मेरे को बोला गाड़ी में चढ़ो, पकड़ के मेरे को डिग्गी पीछे डाल दिया, ले जाके एडजुटेंट साहब का सामने खड़ा कर दिया, सेंटर कमांडेंट का, सेंटर एडजुटेंट का सामने। वो मुझे इतना गुस्सा, पता नहीं कितना गाली दिया होगा, मुझे कोई फर्क तो पड़ना नहीं था। एक तो इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता, और नो फीलिंग, कुछ भी फीलिंग नहीं था मेरा। 3-4 दिन से खाना ही नहीं, क्या फीलिंग करना। अब क्या पता नहीं कितना कुछ बोलने के बाद फिर पता नहीं मेरे को ऐसे बैठा है। उससे चाय ब्रेक में जो चाय लेके आया था, मेरे को भी चाय पिलाने के लिए बोला उनको, मेरे को चाय पिलाया, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए स्नैक्स दिया था, काफी रिलैक्स मिला उसको। उसके बाद मेरे को बोला जाके अपना बिलोंग्स लेके आओ, बैग वगैरह लेके आओ। और मैं पैदल गया, गाड़ी नहीं आया छोड़ने के लिए। फिर मैं गया, मेरे लिए एक 3 टन अकेला सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, ऐसे मैं फौजी बन गया। ये है हमारा जो सोच है। तो 20 दिसंबर 85 को मैं फर्स्ट लेडी एंड सेंट्रल कमांडेंट का पावर, जॉर्ज एर्विन सर का पावर की वजह से मैं फौजी बन गया। अब फौजी बनने के बाद देखो किस्मत कहाँ है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर से तुम्बा से मेरे को कॉलिंग लेटर आया 3 हफ्ते के बाद। वो क्या हुआ, इन लोग क्या करता है, ये जितना भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसमें जो नंबर 1 में आता है उनका सबका नाम ले लेता है, उसके बाद उसको बुला के ट्रेनिंग देके अपना इसमें कर लेता है। तो मेरा पूरा सर्टिफिकेट जमा हो चुका था, अब कोई फायदा नहीं। उसके बाद 2 बार फिर आया, यानी कि उस टाइम वो मिलने से मेरा कहाँ कितना बड़ा सैलरी था उस टाइम, और आज पता नहीं कितना बड़ा साइंटिस्ट बन करके उधर कितना बड़ा पोजीशन में होना था। लेकिन भगवान का सोच कुछ और थी, वहां पर रहने से मैं करोड़पति नहीं बचा था, इसकी वजह से यहाँ पर मालक घुमा फिरा करके मेरे को यहाँ तक पहुंच जाया। तो ये एक अबे फौज का ट्रेनिंग खत्म हो गया, उसके बाद उधर ट्रेड ट्रेनिंग के लिए गया, तो मेरे को एमसीएम में यानी कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो कमांडेंट है उनका गोल्ड मेडल मिला। उधर क्लास में फर्स्ट था, डिस्टिंक्शन मार्क लेकर पास हो गया था। और हर समय ये बचपन से मेरा पिताजी ने मेरा अंदर एक आदत अपना आप डल गया मेरा कि कुछ भी हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का। मैं कोई भी काम करने वाला जगह पिताजी पहुंचने से पहले पहुंचना, और पिताजी थोड़ा बहुत छोड़ के जाता था ताकि मैं उसको खत्म करके जाए। तो ऑटोमेटिक एक लिटिल एक्स्ट्रा करने की एक आदत मेरा अंदर पड़ गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और मेरा सर्विस के दौरान फर्स्ट सिस्टर का शादी 1990 में कराया, और कुछ पैसे वगैरह इधर उधर से इकट्ठा करके, क्योंकि मेरे पास पैसे जो सैलरी मिलता था वो सब बेचता ही नहीं था। हर महीना कुछ ना कुछ बोल के घर में पिताजी का लेटर आता था कि कभी खेत में पैसे चाहिए, कभी खाद खरीद के चाहिए, हर महीना पैसे खत्म होता था। शादी तो करना ही है, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग मेरे अंदर था, मेरे को पता है पिताजी का बस की बात नहीं है शादी करा। मैंने इधर उधर पैसे इकट्ठा करके शादी कराया। उसके बाद मेरा खुद का शादी 1992 में हुआ, जुलाई में 15 तारीख को। तो यह भी एक कहानी है उनका। मेरा मिसेस काफी पढ़ी लिखी है और सुंदर है, लेकिन उनका घर काफी गरीब लोग हैं लोग, और जो भी लड़की देखने के लिए आता था लोग देखते थे कि उनका घर में टॉयलेट नहीं है बोल करके, कुछ सुविधा नहीं है बोल करके वो शादी होते नहीं थे। और मैं भी गया इनको देखने के लिए, मेरा पहले पिताजी देख के उसके बाद मेरे को भेजा, तो उसके बाद मैं देख के आया। उनके बाद उनका घर से मेरा घर में आया, तो मेरा घर में भी टॉयलेट नहीं, बराबर बात बराबर, ऐसे करके शादी हो गया। और
ये घर आपको पता ही है, ये हमारा फर्स्ट ब्लेसिंग अगिल राज 26 अप्रैल 93 को हुआ। जैसे लगता है कि अब 92 जुलाई में 15 तारीख को शादी हुआ था, 26 अप्रैल को अगिल का बर्थ हुआ, यानी कि वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे शायद हमारा शादी होने का इस दुनिया में आने के लिए, जल्दी आ गए। 9 महीना 11 दिन के अंदर अगिल आ गए थे। तो ये था हमारा उस टाइम का बेडरूम ये था। तो इससे आपको समझ सकता है कि हम कैसे था हमारा जिंदगी। फिर भी हम खुश थे क्योंकि हम बचपन से जिया ही ऐसे था। तो फर्स्ट प्रमोशन मिला 1993 में, नाइक बना। उसके बाद मैरिज हो गया सेकंड सिस्टर की, जो बिंदु मेरा मिसेस को जितना सोना वगैरह मिला था, और इधर उधर फिर इकट्ठा करके कैसे न कैसे वो शादी भी करा दिया। अब उस टाइम का हमारा देहरादून में था हम, तो उस टाइम का हमारा फोटो है। आप समझ सकते हैं आदमी के पास जब पैसा खत्म होता है या लोन में होता है तो फेस वैल्यू क्या होता है। हमेशा आपस में झगड़ा भी होता है, पता नहीं है, कभी खुशी हो ही नहीं सकता। और ये फाइनेंशियल हार्डशिप, ये मैसेज है मेरा, फाइनेंशियल हार्डशिप विल बैडली इम्पैक्ट ऑन द कॉन्फिडेंस एंड फेस वैल्यू ऑफ ह्यूमन। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम उस कंडीशन में आने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपका भविष्य के लिए बता रहा हूँ, फाइनेंशियल हार्डशिप में आने के बाद फिर रोने से फायदा नहीं, पहले से उसका स्टेप लेना है। इसलिए ये मैसेज मैं अभी बता रहा हूँ। गॉड्स ब्लेसिंग, अर्चना राज का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1995 को। उसके बाद मैरिज, 3rd सिस्टर का मैरिज। अब तक तो हाथ में कुछ नहीं बचा, जो था अभी मिस को जो मिला वो भी खत्म, सब कुछ खत्म। फिर भी कैसे न कैसे वो जिम्मेदारी का जो एहसास था, एपी फंड सब कुछ दुलाए करके झाड़ू मार के पूरा निकाल के उनका भी शादी करा दिया। सेकंड प्रमोशन मिला हवलदार का 1999 में, और अवार्ड मिला डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर 2000 का डीजीएम अवार्ड मुझे मिला। और प्रमोशन कैडर कोर्स के लिए नाम आया नाइट सुपर यानी कि स्टार के लिए। और उस 2-3 महीने का ट्रेनिंग के द्वारा मेरा पिताजी स्वर्गवास हो गया, और मैं देख भी नहीं पाया। 2 दिन के बाद मुझे मैसेज मिले थे। तो ये घर हमारा जो थोड़ा देर पहले जो घर दिया, इसको थोड़ा रिनोवेट किया हमने, और ईंट वगैरह लगा करके उसका आसपेटो शीट से उसको ये किया। ये अभी भी है, इसको मैं तोड़ा नहीं है। तो ये मेरा तोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसको तोड़ करके एक नया घर इधर बनाने का था, लेकिन अभी ये प्लानिंग है कि नया जमीन लेकर के उस घर के बगल में ही दूसरा घर बनाएंगे। और सिलेक्शन हुआ यूएन मिशन के लिए एथियोपिया एरिट्रिया जाने का 2001 में, और दोनों हाथ में लड्डू था मेरा उस टाइम। एक साइड में यूएन मिशन, दूसरे साइड में 3rd प्रमोशन, सब कुछ रेडी है। लेकिन मेरा मैसेज ये है, कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशन। ये बहुत जरूरी है। किसी भी समय पर ज्यादा उछलना नहीं है, किसी भी दुख आने वाला समय पर ज्यादा गटर में जाना नहीं है, बैलेंस में रहो। हमेशा सोचो ये सब निकल जाएगा। अभी समय अगर दिन है तो रात आने वाला है, अगर अभी खुशी है तो दुख आने वाला है। ऐसे सोचना जरूरी है, हमेशा बराबर रहो। वो लिटर एक्स्ट्रा करने का ये सोच था मेरा। हमारा उधर सनाफे बोल करके एथियोपिया में ये जो जगह मिला था, वो ये बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर था, और इतना बुरी तरह ठंडी हवा मारते थे, बहुत सारे लोग बीमार हो गया, बहुत सारे लोग वॉलंटियरली उधर से वापस आया, ऐसे बहुत कुछ हुआ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बचपन से वो चीज तो हम सहन चुका है, बारिश में हो कैसे भी हो दिन गुजारने का। तो उन दिनों में हमारा वो ऑफिसर कमांडर का जो ऑफिस का नाम था ईगल नेस्ट। तो जो फालतू टाइम मिलते थे, मैं आराम से बैठ ही नहीं सकता, आराम से कुछ ना कुछ काम करके उधर जो वेल्डिंग शॉप का जो फालतू चीजें हैं वो सब लेकर के थोड़ा सीमेंट वाले इधर से मंगा करके मेरा स्प्रिंग के ऊपर एक ईगल को खड़ा करने की कोशिश किया। तो सभी लोग मेरे को बोलते थे, चमचा है, ये फालतू काम करते रहते हैं, तुम्हारे को और कोई काम नहीं, ये सब इधर हो ही नहीं सकता, ये सब ऐसे करके जब लेकिन बना दिया, तब पूरा पता नहीं कहाँ से लोग आते थे, फोटो वगैरह खींच के जाते थे, और बहुत सारा मेरे को तारीफ मिलते थे उसका। मैं कोई कास नहीं किया। अभी हमारा ऑफिसर कमांडर ने किया, इधर उधर से लोगों से पत्र वगैरह मंगा करके उसको काफी ये किया। जब पत्र वगैरह लेने के लिए लोग जाते थे, लोग मुझे गाली देते थे, जो पंगा है खड़ा कर देते, लकड़ी खड़ा करना तुम्हारा, पड़ी लकड़ी खड़ा करना तुम्हारा आदत है, ऐसे से बोल करके हर लोग मेरे को गुस्सा करते। लेकिन यही है, ये एक कैप स्टैंड बनाया था मैं उस रंग के लिए, वो भी उधर बहुत फेमस हो गया। ये भी सब वेल्डिंग शॉप में जो टुकड़ा बना था ना, वो सब लेकर के, वो भी एक रेजिमेंटल एम्बलम ऊपर को बना के रख के बनाया था। वो भी ऐसे जगह पर ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। लोग तो अपना काम से तंग है, ये तो अपना काम खत्म करने के बाद मेरा एक्स्ट्रा काम था ये सब। तो उधर से एक यूएन अवार्ड भी मिला स्पेशल। और वापस आने के बाद एक टेरेस हाउस बनाया, थोड़ा सा रिन्यूएट करने के बाद अभी भी इसी में ही है,
इसी के ऊपर अभी ऑफिस वगैरह बन रहा है। हम जो नया घर बनाएंगे वो इस घर का, और अभी जो थोड़ा देर पहले जो घर दिया इसका बीच में कहीं होना चाहिए करके सोच रहा हूँ। और भगवान का कृपा से ओप पराक्रम में भाग लेने का भी मौका मिला। और ओप पराक्रम के बाद उधर भी मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करने का एक्स्ट्रा टाइम में मैं जाकर के उनको ये करते थे। ये उधर भी एक स्पेशल अवार्ड मुझे मिला। और ओप पराक्रम के बाद मुझे जलंधर में पोस्टिंग मिला। जलंधर में आने के बाद उधर का ब्रिगेड साहब का एक हमारा कमांडिंग ऑफिसर है, वहाँ पर कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेड साहब का पीए ड्यूटी के लिए 6 दिन के लिए मेरे को भेजा, क्योंकि पुराना पीए जा रहा था और नया पीए आ रहा था, उसके बीच में 6 दिन का ये था डिले। तो मेरे 6 दिन फोन वायर अटेंड करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या बताऊं वो पीए आया ही नहीं। और मुझे उधर का काम ऐसा ऐसे सीखना ही पड़ा, और सीखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पीए आने के बाद देखा तो वो उस लेवल का नहीं था, जिसकी वजह से मैं वहीं पर ही रख दिया। और मैं वहां पर 6 दिन के लिए भेजा हुआ आदमी 6 साल तक 4 ब्रिगेडियरों का ड्यूटी किया, जिसका वजह से एक स्पेशल मुझे अवार्ड मिला कोर कमांडर की तरफ से। और जैसे जैसे मेरा नौकरी आगे बढ़ रहा था, मेरा होप भी निकलता जा रहा था अभी प्रमोशन, क्योंकि 3 महीने के अंदर मिलने वाला प्रमोशन 8 साल हो गया अभी भी नहीं मिला। और मिसेस अब ऐसे पूछता है, देखो लोग आकर के 2 महीने में 3 महीने बन जाता है, तुम्हारा तो अभी तक आया नहीं, आएगा कि नहीं, हमारा क्या भविष्य होगा, बच्चों का क्या होगा, फंड में पैसा नहीं, घर नहीं बना, कुछ नहीं है, क्या रात को सोने नहीं देते थे। अब अभी क्या बताऊं, मैं बोलता था यार सब कुछ अच्छा है, पता नहीं दिल का अंदर एक विश्वास था अच्छा होगा सब कुछ। मिसेस मेरे से पूछते कैसे अच्छा होगा, क्या होगा, क्या कोई लॉटरी मिलने वाला है क्या, ऐसे से पूछते थे मेरे से। तो लेकिन मुझे पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, मैं ये सब उस टाइम सोच कर नहीं, लेकिन ये सब ड्यूसेट में आने के बाद मुझे पता चला उस टाइम का जो पॉजिटिव सोच था, एटीट्यूड था, सब कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा, वो जो सोच था, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। 19 जनवरी 2008 को मेरा ऑफिस में भगवान ने भेजा हुआ 2 लोग आया, जो मेरा जो साथ में बैठा हुआ पीए है, उनको 18 जनवरी को उन्होंने रात को प्लान शो किया हुआ था, 19 जनवरी को उनको फॉलो अप करने के लिए आया था, और वो इस चीज को मान नहीं रहा था। और बोला ये जो पीछे बैठा हुआ ना इसको बताओ, ये हमारा उधर साउथ इंडियन है, इनको समझ में आ जाएगा जल्दी। और मुझे उन लोग शोरूम में ले जाकर प्लान शो किया। प्लान शो करते वक्त मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये था। एक्चुअली मैं वो प्लान ये समझ के नहीं सुन रहे थे, वो कोई लैपटॉप वगैरह ऐसे इंस्टॉल वगैरह में देने वाला आदमी है सोच करके मैं उनका बात सुनने के लिए गया था। ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उस टाइम, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम पता नहीं क्या क्या, जहां पर एडमिशन फीस का मैं वाला रोको, मेरे पास सिर्फ 2000 रुपया, मेरे पास पैसे नहीं है, फालतू में आपका टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे बोल के मैं वो जबरदस्ती पकड़ के मेरे को बैठा, ये रॉयल्टी का तो मैं सुना ही नहीं था उस टाइम। लेकिन उस रात मैंने सोचा क्या है जिंदगी, 22.5 साल सर्विस हो चुका है, कुछ नहीं है हाथ में, एक अचानक एक अमाउंट बताया वो भी नहीं है, साइकिल में घूम रहा है, क्या होगा लाइफ का। दूसरे दिन अचानक फिर लोग आ गए और मेरे से यही चीज पूछा, तुम्हारा 22.5 साल सर्विस के बाद तुम्हारे पास इतना पैसे नहीं है, क्या होगा, तुम क्या सोच रहे हो अभी, और 2-4 साल नौकरी करेंगे उसके बाद बाहर जाके और नौकरी करेंगे, इतना साल नौकरी करके कुछ नहीं, अभी क्या होगा। उस दिन मैंने रियली बहुत महसूस किया। उस दिन एक्चुअली वो पहले दिन रात को मैं सोया नहीं था, इतना मेरे को टेंशन आ रहे थे। और दूसरे दिन बहुत सारे लोगों से मैं पैसा मांगा, किसी के पास भी नहीं मिला। उस दिन मुझे एक्चुअली पता चला नौकरी करने वाले लोगों के पास ना पहले 10 दिन जेब गर्म रहता है, सिगरेट पीता है, उस टाइम बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, अगला 10 दिन जो है जेब नरम हो जाता है, उसका अगला 10 दिन खुद बेशर्म हो जाता है, दूसरे से पैसे मांगते हैं, यार सैलरी मिलते दे दूंगा, 500 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे। ऐसा मेरा भी था, उनका भी वही हाल था। फिर घर में भगा करके वो पैसा मंगाया, अकाउंट में डलवाया, 6 दिन के बाद पैसा मिला। ऐसे करके मैंने 25 जनवरी 2008 को मैं डीसूट में ज्वाइन हुआ, पैसा लोन लेके। और मेरा 3.5 साल पुराना साइकिल में मैं अपना काम शुरू किया। ये साइकिल में ये जो छोटा इसमें अगिल बैठते थे, बीच में मैं बैठते थे चलाने के लिए, पीछे अर्चना को लेके बिंदु बैठते थे, मिसेस बैठते थे। ये था हमारा जिंदगी, बहुत ध्यान से चलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसमें मैं भी शुरू कर दिया, रिसर्च शुरू कर दिया। मैं इतना सीरियसली नहीं किया, एक मतलब ना तो कोई ड्रेस कोड है, ना लैपटॉप है, ना कुछ है, सिर्फ एक विश्वास है कि आज 2008 की बात कर रहा हूँ, आज अगर लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, आज हमारा सीईओ साहब के पास है 80-90 हजार रुपये लगता है, तो आने वाले समय में सबके पास होंगे। आने वाला समय ऑनलाइन एजुकेशन समय आने वाला है। आज लोगों को इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता, आज नेट का स्पीड नहीं है, लोगों को कैफे में जाना पड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आने वाला समय इसका है करके एक विश्वास था, पेन और पेपर में प्लान शो करता रहा, कुछ नहीं हो रहा था। और एप्पल ने बोला 2 महीने की छुट्टी लेके गांव में जाकर के लोगों को प्लान शो करो, पूरा लिस्ट बना के गांव में आके 137 प्लान शो किया।
कहाँ, क्योंकि सीकर ही कुछ नहीं था। अब बिना सीकर का करेगा तो क्या होगा, वही होना है जो होना था। फिर वापस आया, उनके पास गया दोबारा, फिर बातें सब कुछ समझ गया, उसके बाद फिर काम चालू किया और मेरा हीरा मिल गया मेरे को राजेंद्र मेरीकोट सर। वहां से मेरा फर्स्ट चेक निकला था 8 फरवरी को। एक सुभाष चंद्र सर था जिनका पहला चेक रिलीज हुआ था, और वो हमारा जो फौजी में जो डाक लेके आता, डिस्पैचर बोलता है उसको, फौजी पोस्ट ऑफिसर डाक लेके सभी को देता है। इसने मेरा वो चेक फाड़ दिया था, क्योंकि मैं इसको प्लान शो किया हुआ था, उसने ज्वाइन नहीं किया, और उसको जब पता चला कि इस सिस्टम में पैसा आता है, उसने चुपचाप उसको फाड़ के फेंक दिया। देखो मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटा सा मेरा चेक नहीं आया, इंसेंटिव रिलीज नहीं हुआ, मेरा कोई कंप्लेंट उधर दिया तो ये नहीं किया करके बोल करके इतना बढ़िया सिस्टम को छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। मैं डिप्लोमा के बनने के बाद जब ऑफिस में गया, तब मैंने बताया सर मेरा पहले चेक मेरा मिला नहीं था, देखो कितना अच्छा बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, उस चेक को उस टाइम मेरे को बना के दिया। मतलब एक पैसा भी डीसूट के अंदर मिस नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बीबी भी उस टाइम काफी शुरुआत में बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, दूसरे का बात सुन करके, जो केरला वाला लोग थे, जो अगल वाला लोग थे, सबको प्लान शो किया था, सब कोई ज्वाइन नहीं हुआ था। और मेरे को अपने ने बोला था घर में रुकना नहीं, चाहे तुम्हारा एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है, घर से आके खाना करके तुरंत निकलो। साइकिल लेके मैं निकल जाते थे, और उनको लगता था कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो रहा है। और बीच में एक आधा चेक आना शुरू जब हुआ, और ज्यादा नेगेटिव करना शुरू कर दिया उसको। तेरे को पता है कि नौकरी गड्ढे में जाएगा, यह हो जाएगा, डिसमिस करेगा, वैसे जो फंड का पैसा वो भी नहीं मिलेगा, जेल में जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल करके इनको क्या क्या बताया होगा, ऐसे पता नहीं। और बीच में क्या हुआ, एक दिन संडे को मैं 4 इडली खा के निकला था। उस दिन पकवाड़ा बोलकर 19 किलोमीटर दूर पर एक जगह पर गया मैं। उस टाइम मेरे पास 500 रुपए के मोबाइल था, जो 2-3 बार रिंग करने के बाद वो डेड हो जाते थे, बैटरी नहीं खुलता था। और उधर जाके एक आदमी को मेरे को बोला था आ जाना संडे को, उधर जाके बच्चा में खड़ा होकर मैं रिंग कर रहा हूँ, 19 किलोमीटर साइकिल चला के गया और रिंग ही नहीं उड़ा रहा। और 3-4 बार में ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर करीब 10-15 मिनट फिर मैं उधर रुका। अब मैं सोचा यार मैं बेवकूफ किस लिए रुक रहा है, उसको पता भी नहीं मैं इधर आया हुआ करके, उसने अटेंड ही नहीं किया। फिर मैं वो साइकिल में वापस 19 किलोमीटर आया, करीब 1:15 बनने वाला था। मैं सोचा अभी मैं घर में जाऊं तो खाना के तो रेस्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि सीधा ही निकल जाते। उस दिन 1:30 बजे रात तक 13 प्लांट शो किया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं। अभी आप समझ सकते हैं घर में आने के बाद क्या हाल होगा। मतलब दोपहर को खाने के लिए नहीं आया, चाय पीने के लिए नहीं आया, शाम का खाने के लिए नहीं आया, पता नहीं ये इंसान जिंदा है मरा है, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो होना ही है, गुस्सा तो होना ही। तो ऐसे करके बहुत एग्रेसिव था। तो मैं कुछ दिन तक है ना मैं भी काम छोड़ दिया, इसलिए इतना भाग रहा है। एक दिन मेरे को बोला सब्जी खत्म हो गया, मार्केट जाना है। बोला ठीक है छोड़ो, साइकिल पीछे बैठ कर मैं उधर जाके छोड़ दिया। पहले ये था मैं सभी साथ में थोड़ा मदद करते थे, अभी मैं दूर खड़ा हूँ, पॉकेट में हाथ डाल दूं। ये एक टोकरी में 12 रुपए किलो वाला उन लोग जल्दी बेच के जाने के चक्कर में 12 रुपए किलो बोल कर बेच रहा था, उसमें से ढूंढ के चीजें निकल रहा था। तो थोड़ा देर में खड़ा रहा तो एक मैडम उधर से आया, टिकटॉक ये पहन साड़ी वगैरह पहन के, तो आकर के ये तो सुन ही रहा था 12 रुपए किलो, जो बगल में जो रखा हुआ था उनसे पूछा इसका कितना है, तो बोला 18 रुपए किलो। और थोड़ा देर ऐसे देख रहे वो लेडी निकल गई। मेरा अचानक मेरा दिमाग में आया, अरे भगवान मेरे को क्या दिखाया, अभी जिसको जरूरत है वो सड़ा सुड़ा कैसे भी पड़ा उसमें से ढूंढ के निकाल रहा है, और जिसको जरूरत नहीं है अच्छा लेआउट करके रखा हुआ उसमें से भी नहीं ले रहा है। यस, भगवान मेरे को बता रहा है तुम्हारा प्लान चाहे कितना अच्छा हो खराब हो कोई मतलब नहीं, तुम 12 रुपए किलो चिल्लाते रहो, जिसको जरूरत है अपना आप आके ले लेगा, जिसको जरूरत नहीं है तुम कितना भी रेडीमेड अच्छा प्लान शो करो कोई फायदा नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है आने वाला नहीं है। उस दिन से लेके आज तक मैं रुका नहीं, चलते रहा आगे चलते रहा, ऐसे करके निकलता रहा। अभी चेक आना जब शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो गया, कंप्लेंट होना शुरू हो गया, वो तो नेचुरली होना ही था। यूनिट में भी फॉरेस्ट क्वार्टर में भी सीएमबी को मैसेज पास किया गया, पास किया गया, मेरा साइकिल पीछे सब पढ़ना शुरू हो गया, कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है कब निकल रहा है कहाँ निकल रहा है। और यूनिट से तरफ से ये था कि उधर ड्यूटी लगाओ, इसको लैपटॉप लेकर बाहर निकलते पकड़ते अंदर डाल देते। हमारा उधर से फॉरेस्ट क्वार्टर्स में यही आदेश था। तो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे को। 10:30 बजे रात तक मेरे फर्स्ट फ्लोर में क्वार्टर थे, उसमें ऐसे घूमते रहना संतरी के साथ दिखाने के लिए जैसे सभी सोचते थे। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता था। और जो लेडीज हमारा जो फैमिली क्वार्टर में थे वो इतना खराब काम करते थे। मैं जैसे एक तो साइकिल लेकर मैं पीछे से आ रहा तो पीछे वो आ रहा है करके इसका मतलब मेरा बारे में बोल रहा है, मैं बेल मार रहा हूँ निकल ही नहीं रहा है, वो बस फैल के ही जा रहा है। फिर साइड से मैं उतर के साइड से आगे चढ़ के जा रहा है, पीछे से रोडपति साइकिल में रोडपति साइकिल ऐसे अब पीछे मुड़
फंस रहा है। ऐसे करके मेरे को बहुत मतलब करता था ना, मतलब छमड़ा उतर जाते थे। लेकिन एक दिन मेरे को भगवान ने और एक चीज सिखाया। सुबह मैं दौड़ने के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था, अभी अंधेरा अंदर है, अभी भी रोशनी आया नहीं, तो कुत्ता चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। मैं सोचा कोई ना कोई उस टाइम साइकिल बहुत चोरी होते थे, साइकिल रिक्शा में आकर के चुपचाप लेकर के फौजियों को साइकिल लेके जाता था। मैं आराम से बाहर निकल के जाकर देख रहा हूँ तो कोई साइकिल चोरी नहीं हो रहा है, उधर कुत्ता घूम रहा है जहां पर कचरादारी है, वो चारों तरफ से कुत्ता भाग रहा है। एक लेडी है जिनसे मेरे को समझ में नहीं आया, वो एक बोरी के अंदर कचरा उड़ा के डाल रहा है, और जैसे कुत्ता पागल में आ रहा है तो एक डंडा से उनको भगा रहा है। चलो कोई, मैं अंदर गया, फिर शेविंग करना शुरू किया। थोड़ा देर के बाद एक कुत्ता सब शांत हो गया। उसके बाद थोड़ा देर के बाद देखा तो अगला ब्लॉक से शुरू हो गया कुत्ता, उधर का कुत्ता शुरू हो गया। इसका मतलब मैं उधर पहुंच गया, समझ गया। तो उसके बाद मैं दौड़ने के लिए गया। ऐसे वापस आते वक्त देखा ये बंदा वो बोरी भर के चीजें लेके जा रहा है। उसके बाद मैं घर में आया, मेरे को कुछ उस टाइम खास नहीं देखा मैं कुछ, लेकिन मेरा दिमाग में एक ऐसे फ्लैश हो रहा है कि ये मेरा सुबह से लेके अभी तक क्या हो रहा है। जिसको जरूरत है वो किसी का भौंकना नहीं सुन रहा है। जहां जहां जो कुत्ता भौंक रहा तो वो सब वही सो गया, वो बोरी भर के अपना काम करके निकल गया। यस, चाहे कोई भी लेडी कुछ भी बोलते रहे, कोई जेंट्स कुछ भी बोलते, बच्चों से करवाता है, अंकुल को बोले, कोई खिड़की खोल के चिल्ला रहा है, कुछ भी कोई भी बताना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन से मैंने किसी का सुनना कुछ नहीं सुना। बोलता ना, हाथी चले विजार, कुत्ता भौंके हजार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैसेज यही है, आपने बी अराउंड दोज हु टॉक अबाउट विजन एंड आइडियाज, नॉट अदर पीपल। हमेशा उन लोगों का सुनो आप जिसका कुछ भविष्य के बारे में कोई आइडिया बता रहे हो, कोई बहुत बड़ा विजन रखते हो। ऐसे कुत्ता का भौंकना मत सुनो जो नेगेटिव बोल रहा है और किसके कोई जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं है, विजन नहीं है, टारगेट नहीं है। ऐसे लोगों का सुनो ही मत अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्वार्टर के सामने गार्ड लगा दिया गया, इन आउट बोर्ड लगा दिया, सभी दरवाजे के सामने इन आउट बोर्ड लगा दिया, मेरा का नहीं सबका। कब जा रहा है, अंदर कब आ रहा है। अब बाहर सब्जी लेने के लिए गया तो 15 मिनट से ज्यादा क्यों लगा, रीजन सहित सब कुछ लिखना। लाइट ऑफ रिपोर्ट फैमिली क्वार्टर में, आपसे सोच के देखो, कभी नहीं होता फैमिली क्वार्टर में लाइट ऑफ, बंदा है कि नहीं आके चेक करता था एक घर में। और पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया गया, मेरा क्वार्टर 1.5 साल का टर्नओवर होता है, उससे पहले क्वार्टर कार्य कराने का चक्कर चलाया। ये सब कुछ होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, इतना लोग मेरे को गाली देते थे कि क्या बताओ। एक तो लोग को कुछ आ नहीं रहा है, हमें पैसा भी आ रहा है ना, तो मुझे कोई आउटपास मिल रहा है ना कोई छुट्टी मिल रहा, सब कैंसिल, फिर भी मेरे को चेक आता था। तो मेरा साहब एक दिन पूछे, यार तो मेरे को पता चला तेरे को अभी भी पैसा आ रहा है। मैं बोला हाँ सर। तो कब करते हो, कैसे करते? मैं बोला सर मैं कहाँ करता हूँ, मैं तो इसमें पढ़ने के लिए ज्वाइन हुआ था, 2 लोगों को ज्वाइन कराया, वो यूपी बिहार का कोई है, वो उधर जाके कुछ कर रहा होगा, मेरे को क्या मालूम पैसा आ रहा है। यार ये क्या है, क्या तुम एक बार शाम को आके मेरे को बताना क्या। बस करते गए, उधर जाकर के शुरू किया, फिर मजा ही मजा था। यहाँ पर मैसेज ये है, माई गोल्स डजंट स्टॉप फॉर एनीवन। मेरा जो जिंदगी एक टारगेट है, किसी के लिए भी रोकूंगा नहीं मैं। यू कैन स्टॉप मी और लीव मी। आप मुझे अपना तरफ से सपोर्ट कर सकता है या मुझे छोड़ सकता है। सपोर्ट करना है तो कर लो, नहीं है तो मुझे कोई इन दोनों कंडीशन में, चाहे आप मेरे साथ चल रहे हो सपोर्ट कर रहे हो तभी भी, या मेरे को छोड़ के जा रहे हो तब भी, आई विल मेक इट हैपन। मेरा जो लक्ष्य है उसको मैं प्राप्त करते ही रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मेरा अपने का सेलिब्रेशन हो रहे थे, वहां पर मेरे को भी चांस मिला, कट मार के गया मैं उधर, और उस दिन बहुत सारे लोग स्टेज पे चढ़ रहे थे और मैं भी चढ़ गया। दूसरे दिन अपलाइन मेरे को फोन किया, बोला तुम स्टेज पे चढ़े थे? बोला हाँ। क्यों? बोला सर चढ़ने का दिल किया इसलिए। उसका लाइक बना था? मैं बोला सर बन जाएगा ना सर। बोला पहले बनो उसके बाद एक काम करो, उल्टा सीधा कोई ड्रेस कोड नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके बोल दिया मेरे को। मैं वो भी मेरे अंदर एक सर करके दिखाऊंगा, ये था एटीट्यूड। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, देखो ओवरेज हो गया मेरा 31 मई 2008। एक लेटर आया घर में, उसका सामने वावराजन के सामने लिखा हुआ ओवरेज फॉर प्रमोशन, उसका जस्ट नीचे मेरा जूनियर का नाम लिखा हुआ है, बोला कि अगला हफ्ता में आपका प्रमोशन। एक हफ्ते के अंदर रिलीज हो गया मेरा वैकेंसी। आप सोच के देखो क्या है किस्मत। उस दिनों में मेरे को बहुत दुख होते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे पहले 3 महीने के अंदर 1 साल के अंदर प्रमोशन मिल गया होता तो ना तो मैं पीएचडी पर रुक सकता था, ना ही मुझे डी-सेट मिल रहा था। तो मुझे डी-सेट तक पहुंचाने के लिए भगवान ने सारा दरवाजा बंद करके रखा था, और वहां तक ये तो अभी पता चल रहा था, उस टाइम तो नहीं पता चल रहा था। जब मैं ओवरेज हो गया, अब मेरा
सीरियसली मैं डी को करना शुरू किया। अब मेरा पूरा फोकस इसके अंदर होना शुरू हो गया और मेरा अचीवमेंट वहां से शुरू हो गया। परचेज वन मोबाइल एंड लैपटॉप इन 3 months। 2008 अप्रैल में मैं खरीदा था। मेरा डायमंड हर सेमिनार मीटिंग कैसे ना कैसे साहब को बोलकर मैं जाना शुरू कर दिया। पहले गाड़ी खरीदा 11 महीने के अंदर, 23 years 6 days के अंदर मैंने साइकिल से 2 व्हीलर में आया। अब 23 years 6 days, आप देखो मेरा फौज में आने का टाइम क्या, और यहाँ पर भी वही है। मेरा गाड़ी के बाद आगे बताऊंगा, डिप्लोमा में ना 20 महीने के अंदर, और ये गाड़ी खरीदा मैंने 23 साल 6 दिन का अंदर। वहां पर भी वही था, यहाँ पर भी ये 23 दिन 6, ये मेरे को 2-3 दिन पहले ये मेरे को नजर में आया, ये चीज ध्यान में आया। ये पता नहीं कैसे ये इतना करेक्ट मैचिंग कैसे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा जो 2 व्हीलर है मेरा बच्चों को दे दिया, फौजी गाड़ी में स्कूल में जाते थे, वो अभी 2 व्हीलर में जाना शुरू हो गया। अब लोगों को, बाकी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि अगिला अर्चना 2 व्हीलर में जा रहा है, हम अभी भी फौजी गाड़ी में। अम्बासडर बना 26 मंथ के अंदर, और मेरा मिसेस डिप्लोमेट बनी 32 मंथ के अंदर। उसके बाद मैं फाइनल सैल्यूट किया, बीआरएस लिया। मुझे पता चला कि फौज का नौकरी में रहते हुए मुझे ये डी मिला है। डी में कामयाब होने का हर क्वालिटी मुझे फौज से मिल चुका है। अब फौज से जितना तंगा मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मेरे को इधर पैसा आना शुरू हो गया। अब मुझे इसी वैकेंसी को पकड़ कर अगर मैं रुकूं तो मेरा एक बेचारा एक बच्चा होगा जो बाहर इंतजार में खड़े होंगे कि मेरे फौज में जाना है, वैकेंसी नहीं है बोलकर। इसलिए मुझे अभी उस वैकेंसी को खाली करना बहुत जरूरी था, जिसका वजह से एक गरीब घर का दिया और जले। इसलिए मैंने बीआरएस लेकर के फौज से फाइनल आया बाहर। स्टार एम्बेसडर बना 4 मार्च 2000, यानी कि 30 में ज्वाइन होकर 38 मंथ के अंदर स्टार एम्बेसडर बना। मेरा मिसेस एम्बेसडर बनी 30 सितंबर 2011 को 44 मंथ के अंदर। उसके बाद हमने बाहर शिफ्ट किया, फरवरी 2011 को किया। आप देखो 2008 में 2008 और उसका बीच में 2009 के बीच में मेरा क्वार्टर खाली कराने का आदेश था, लेकिन 2000 छोड़ने के बाद भी 2-3 महीना फिर रहा मैं उसमें। ये होता है आदमी का विल पावर, ये कैसे हुआ क्या हुआ ये सब कुछ होता है, विल पावर होने वाले को पता चलेगा। उसी घर को हमने खरीद लिया 25 लाख में, अभी भी वो है पंजाब में। ये मेरा हाउस वार्मिंग हुआ। मेरा पिताजी का भी फोटो इसमें रखा हुआ है। ये पिताजी खाली मेरा पिताजी नहीं है, भगवान है। अगर बचपन में मेरे को इतना तकलीफ देके मुझे पक्का नहीं किया होता तो मैं ये सब पंगा ने सही नहीं पाया, कभी नहीं सहन सकता था। मैं तो फौज में एंट्री नहीं होना था, वापस चले जाना था। इन्होंने मेरे को उस काबिल बनाया कि इस दुनिया में कितना बड़ा तकलीफ आ जाए, हारना नहीं तुम। ये था इनका। ये क्राउन एम्बेसडर बना मैं 69 मंथ के अंदर। उसके बाद हमने 25 लाख का एक प्लॉट खरीदा केरला में, जो मेरे ग्रैंडफादर ने बेचा था। यहां से केरला में शिफ्ट होना पड़ा मुझे मदर को देखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था मेरा जितना भी लोगों को मैंने प्लान शो किया था उसमें से कुछ लोग ज्वाइन हुआ था, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया था उन्होंने। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे से ये पूछा कि क्या भैया मैं अगर पुलिस में कंप्लेंट करूं तो क्या मेरा पैसा वापस कंपनी देगा, ऐसे करके जानबूझ के, यानी कि मुझे तकलीफ दे। मैं बोला तेरे को अगर नहीं करना ना, ये ट्रांसफर करके मैं किसी और को दे देंगे, तुम 8,000 रुपये मेरे से ले लो। कंपनी क्यों अगेंस्ट में जाके तुम अपना टाइम किसी ने बर्बाद करना, तुम मेरे से ले ले। मेरा एटीट्यूड था हर बिजनेस में उतर चढ़ाव होता ही है। अगर लाभ है तो नष्ट भी होना तो कोई फर्क नहीं है, अपने लोगों के लिए ना। मैंने कई लोगों को भाई ले जा, उनको मालूम था कि अब डीसोट तो कर नहीं सकता, अब पैसा वापस ले लिया। अब इनका पास उधर भी कार भी ले लिया, घर भी ले लिया, पंजाब में घर ले लिया, इधर अभी प्लॉट ले रहा है। इसको तो अभी हम कोई भी रोक नहीं सकता। ये तो अभी तो आगे अभी प्रीमेच्योर भी हो चुका है। अब तो इसको उधर छोड़ेगा तो ये तो भयंकर बन जाएगा। इनका सभी के मन में ये था। उन्होंने मेरा मिस को फोन करके बोला कि कोई मम्मी को देखने के लिए तैयार नहीं है, हम भी नहीं हो सकता। अब ये चीज जब मुझे पता चलेगा, उनको मालूम था जो बड़ा बेटा है ये तो कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी देखे या ना देखे। बचपन में लेकर के हम 5 बच्चों को बड़ा करने के लिए मम्मी ने जितना तकलीफ उठाया था वे किसी और को नहीं पता, मुझे पता है। मम्मी को देखना मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। वो मैंने यहाँ पर आया, वहां से मेरा थोड़ा सा ग्रोथ तो डाउन हुआ, कोई बात नहीं, समय बहुत है अभी। स्टार एम्बेसडर मेरा मिसेस बना 118 महीने के अंदर। इस डीसोट पे आने के बाद 61 टाइम्स में डिफरेंट फ्लाइट मैं हिंदुस्तान का कई जगह पर घुमा। ये बहुत बड़ा एक मेरा बचपन से सोच थे
यूएन मिशन में गया तो उससे इतना हार्ड वर्क किया तो सो गया, उसका मतलब मजा नहीं उठा पाया। लेकिन यहाँ पर अब क्या बताऊं, जय हो, मैं अपना दिल से बता रहा हूँ। इतना जगह घुमा, इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन अटेंड किया, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ऐसे से रिकॉग्नाइजेशन मिला। जो आदमी इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते थे, जो दो आदमी से बात नहीं कर सकता था, वो आदमी को हजारों लोगों के सामने बात करने का एक अवसर सर ने बना के, ये प्लेटफॉर्म बना के हमें दिया। और हमारा ये जो ये था कि 14 साल पहले की डीसेट में ज्वाइन होने से 14 साल पहले की पिक्चर है ये, और डीसेट में ज्वाइन होने का 20 महीने का बाद कर, आप इसका फेस वैल्यू, आप कलर मत देखो, आप सिर्फ फेस वैल्यू देखो, कितना बड़ा डिफरेंट है। वो 14 साल पहले जब थी, 14 साल यंग थे हम, लेकिन 14 साल अभी बड़ा हो चुका है। लेकिन यह है पैसा का कमाल, यह है सेटिस्फैक्शन का कमाल, यह है फ्रीडम का कमाल, इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल दोनों फ्रीडम का कमाल है। और फौज में रहते हुए मैंने हिंदुस्तान का हर कोना कोना में टीम को डेवलप किया। मैं इसलिए खास करके बता रहा हूँ, फौज में जो सर्विस में है उसको हर स्टेट के लोगों को ज्वाइन कराने को, ट्रेनिंग दे करके हर जगह पर अपना टीम को बाहर आने से पहले एस्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा मौका है, उसको गवाना नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं सर्विस खत्म होने के बाद शुरू करूंगा, ये सिर्फ सोच ही है। तो सर्विस खत्म होने के बाद आप एक छोटा लोकेलिटी पर शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जगह पर शुरू नहीं कर पाएगा। इसलिए फौज में रहते हुए एक बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज मेरा 43,500 प्लस टीम है, और मेरा एक ज्वेल है जैसे संतोष सर ने भी बताया, और टाउन अम्बासडर 6 है, अम्बासडर 7 है, डिप्लोमा 23 है, प्रीमियर 54 है, स्टार 86। मेरा किया हुआ काम से वजह से इस दुनिया और खूबसूरत होते जा रहा है, खूबसूरत होते जा रहा है। हर दिन मैं उठता ही इसलिए हूँ कि मेरा किया हुआ काम से इस दुनिया और खूबसूरत हो जाए, मेरा किया हुआ काम से और ज्यादा लोग सफल बन जाए। और मेरा 36 आईडी है मेरा पूरा परिवार का, उसमें मेरा सेल्फ सभी का मिलकर के 440 माइल है, और 1,78,728 रुपीज अभी तक इनकम है इंक्लूडिंग टैक्स। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में 84,423 है, माइल में कन्वर्ट करें तो 1,688 है, और इसको पैसा में कन्वर्ट करें तो 5,06,40,000 अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मल्टीपल एंट्रीज। आपको काम एक करो, एक आईडी में करो, 6 आईडी में करो, 7 आईडी में करो, सब बराबर है, काम तो उतना ही है। हमारे 24 घंटे ही है, उस 24 घंटे में 7 गुना आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, 7 गुना आप अपना आपको ग्रोथ कर सकते हैं। सर्विस में 9,052 डेज काम किया, और 28,11,365 टोटल इनकम मुझे मिला था, और हाथ में कुछ नहीं था। और यहाँ पर डीसेट में 4,787 डेज हुआ, और 1,01,78,728 रुपीज आया, यानी कि करोड़पति बन गया है। अब वहां जितना किया तब तक पहुंचे आप समझ सकते हैं कहाँ पहुंचने वाला है। सिकंदराबाद, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, देहरादून, हिसार, फिर सिकंदराबाद, फिर भोपाल, एथियोपिया, कालिम्पोंग, JNK, जलंधर, ये सब जगह घुमा। जब मैं बचपन में पैदल जाते थे तब तो मैं सोचते थे पूरा महीना काम करके पैसा कमा के वायनाड से ट्रिवांड्रम तक जाएंगे, उधर से फिर वापस आएंगे, मजा आएगा, हर महीना जाएंगे, ऐसे सोचत समय अभी भगवान ने इतना जगह पर घुमा लिया। ये तो फौज की वजह से घुमा, और डीसेट की वजह से पता नहीं कितना और जगह पर घूमा, और कितना और जगह पर घूमने वाला है। What I learned from my life, मेरा जिंदगी से मैंने क्या सीखा? हार्ड वर्क फॉर अकम्प्लिश एनी टास्क सक्सेसफुली, बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क मैंने सीखा था मेरे जिंदगी से, वो कोई भी सफलता के लिए वो जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग एनी सिचुएशंस एंड मेक इट इन आवर, सभी सिचुएशन को समझो, उसके बाद में हमारा फेवर में कन्वर्ट करने का क्वालिटी मेरे जिंदगी से मैंने सीखा। एक बात हमेशा आप याद रखो, ये दुनिया कभी भी आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। दिस वर्ल्ड नेवर गिव यू एनीथिंग, यू हैव टू टेक योर पार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आपको अपना हिस्सा खुद जबरदस्ती लेना पड़ेगा, कोई खाली आपको देने वाला नहीं है, ये आज समझ लो। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज, एवरी सिचुएशंस एंड एवरी पीपल एसोसिएटेड विद मी, मेरे साथ लगा हुआ लोगों का, उस सिचुएशंस का, मेरा चीजों का, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मेरा जिंदगी से मैंने सीखा। ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, सब बाधाओं को, एंड रूट आपका गोल का बीच में जो भी है बाधाओं को ओवरटेक करना, ये पक्का हम ही कर सकते हैं, हम ही अपना भविष्य का निर्माण है। वी आर द ओनली पर्सन। ऑलवेज बी कॉम्पिटेंट, सक्षम होना चाहिए, फिजिकली उत्साहित होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि एज हो गया बोल करके, बहुत सारे लोगों को देखा, सर अभी 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, अब क्या करना सर, क्या करना, ऐसे सोच, ये सोच जिसका है किसी ने जी रहे, पर मर जाओ फिर आज, अगर कुछ नहीं करना है तो। कुछ नहीं करने का मतलब वही है, धरती का बोझ बन के किस लिए जीना। यही चीज 3 प्रकार का होता है,
एक होता है जो कैलेंडर एज, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल एज, तीसरा होता है बायोलॉजिकल एज। ये तीनों एज, ये सब बात की बातें ये बताएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ, क्या और सीखा, व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट द वर्ल्ड सी योर स्टेटस। आपका औकात देखता है दुनिया। जब आपका पॉकेट खाली होता है दुनिया अपना औकात दिखाता है। ये मैंने जिंदगी से देखा है। जब मेरे पास पैसा था, शादी एक एक करके शादी कराने का सब कुछ थे उसे, जब पता चला ये लोन में चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला, तो मेरा प्लान सुनकर ज्वाइन भी नहीं हो रहा है। बोलता था अभी इसका नौकरी खत्म होने वाला है, इसका बच्चा बड़ा हो रहा है, 10th में पहुंच रहा है, अभी इसके पास बाहर आके कुछ है ही नहीं, इसके पास सब लोन है, घर भी नहीं बनाया, ये हमारा पैसा फंसाने के लिए, ऐसे ऐसे बोलते थे। जब जिम्मेदारियां निपटा था तो बड़ा भाई मतलब सभी बोलते थे ये अच्छा है, बहुत प्यार करते थे सर। मैं डिफेंस से क्या सीखा, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, सिंसियरिटी यानी कि सच्चाई, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, ये तो पहले भी सीखा था, ऑनेस्टी ईमानदारी यानी कि इंटेग्रिटी अखंडता, डेडिकेशन निष्ठा, ओबीडियंस आज्ञाकारिता, फोकस केंद्रित रहना, ग्रैटिट्यूड आभार रहना, पेशेंस धीरज रखना, डिसीजन फैसला लेना, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय देना, ये सब कुछ, डायरेक्शन यानी कि दिशा, ये सब कुछ, इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो डी-शॉट का काम नहीं आने वाला। ये सब कुछ जरूरी है डी-शॉट के अंदर। इसलिए ये डिफेंस में जो लोग इसका अंदर आता है बहुत जल्दी और ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि ये वो रेडीमेड डी-शॉट का रेडीमेड बनकर के आता है फौजी आदमी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनको ना तो कहीं दूर जाने का कोई प्रॉब्लम है, कहीं अगर कहीं नहीं मिला तो कहीं नीचे लेट कर सोने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके चाहे कुछ भी हो, टीम बनाने के बाद उसको कैसे लीड करना सब कुछ अपना आप आ जाता है उसका। all those parents are blessed who sent their children in defense for serve the nation। वो सभी माँ बाप धन्य है जो अपना बच्चे को हमारा देश का सेवा करने के लिए डिफेंस में भेजा। वो सब पेरेंट्स भगवान का कृपा वाला लोग है। विषय से मैंने क्या सीखा, we will never reach our destination if we stop and throw stones at every barking dog। हर भौंकने वाला कुत्ता को अगर तुम खड़ा होकर के पीछे मुड़कर पत्थर फेंकते रहेगा, तुम कभी अपना डेस्टिनेशन में पहुंचेगा नहीं। इसलिए आग बंद करके आगे निकलो। लीडिंग एटीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड, स्टेज क्वालिटी, असेसमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल, गुड ड्रेसिंग स्किल, टॉलरेशन स्किल, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन टेक्निक, अंडरस्टैंडिंग द लॉस मेकिंग आइटम्स। बहुत सारा लॉस मेकिंग आइटम आपका बीच में आकर फंसेगा, उसको आपको अपना आपको टेक्निक आ जाएगा कि इनको कैसे हमारे टीम से निकालना, क्योंकि वो सब आपको ग्रोथ रोकने वाला लोग होगा, आपका पैसा खर्च कराने वाला लोग होगा, रोना पीटने वाला लोग होगा। यह सब आपको डी-शॉट से मुझे सीखने को मिला। रिटेनिंग पावर, स्टे इन द ट्रैक फॉर एवर, हमेशा एक ही जगह पर एक ही मकसद के लिए रिटेनिंग देने का पावर डी-शॉट से मुझे मिला। रिकॉलिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग द अनहेल्थी एंड डेड वन। इनको एक आदमी जो मर गया, एक आदमी जो बीमार है, ये दोनों को पहचानने का जो स्किल है, उसमें से जो बीमार है उसको मेडिसिन लेके वापस जिंदा कराने का जो स्किल है, ये इसका अंदर से मुझे सीखने को मिला। जो डेड है, देखो जो बीमार है उसके लिए दवाई है, लेकिन जो मर गया ना उसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ उसको दफन करना ही एक दवाई है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को पहचानना, जो जिंदा है थोड़ा तो भी बचा हुआ उसको रिकॉल करना, ये क्वालिटी मैंने डी-शॉट से सीखा। मैन मैनेजमेंट स्किल सीखा, सिचुएशन हैंडलिंग स्किल सीखा, ऑलवेज मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड स्किल मैंने डी-शॉट से सीखा। ये सब कुछ मुझे जिंदगी से डिफेंस से सीखने का अलावा मुझे ये सारा स्किल मिला। ये एक छोटे से अमाउंट में पूरा जिंदगी सीखने का है, और आप सबको ये मिल रहा है। और आई लिव टिल माय बूट्स ऑन, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आगे बढ़ते रहूंगा। मेरा जिंदगी में, मेरा नेशनल के लिए, मेरा इस देश के लिए मैं हमेशा अपना पार्ट देते रहूंगा। पहले ये डिफेंस था, अब मेरा ये डायरेक्ट सेलिंग डी-शॉट फील्ड है। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा लीडर डी-शॉट है। ये दोनों फील्ड से, ये अभी जो बचा हुआ जो फील्ड है डी-शॉट से, जिंदगी भर मैं आगे बढ़ते रहूंगा। सेल्फ डिपेंडेंसी, आई विल नेवर बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीवन इन माय लाइफ। ये पहले भी मेरा बच्चों को बताता था, तुम लोग अपना जिंदगी देख लेना, मेरा और मम्मी की जिंदगी हम दोनों का मैं देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डी-शॉट में आने से पहले मैं बोलता था, अब मैं और भी पक्का हो गया, मेरे को किसी का ऊपर भी निर्भर रहना नहीं। बहुत सारे लोग ये बोलता है कि मेरे को बड़ा होकर बच्चा देख लेगा, वो करेगा, वैसे टाइप का लोग ही लास्ट में जाकर ओल्ड ऑर्फन में जाएगा।
अब उनका भी गलती नहीं है, महंगाई इतना बढ़ रहा है। आप देखो पिछले 2-3 हफ्ता से पेट्रोल डीजल कितना बड़ा महंगाई बढ़ रहा है। आप कुछ लोग ऐसे सोचेंगे ये सब जो गाड़ी रखा उसका प्रॉब्लम है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? ये गलतफहमी है। गाड़ी में इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने वाला हर चीज, चाहे सब्जी हो, कपड़ा हो, दवाई हो, कुछ भी हो, ये सब यूज करने वाला हमारा सबका ऊपर ये महंगाई बहुत बड़ा ये करेगा, मार करेगा। इसीलिए अच्छा है कि चीज को समझना, बच्चों के ऊपर निर्भर रखकर, उनके पास इतना इनकम नहीं होगा बाद में हमको देखने के लिए, उस टाइम बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं। This is an opportunity for all youngsters to begin the beginning of a new startup. एक नया स्टार्टअप, आजकल तो स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, बैंक भी लोन ले रहा है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये DSOT का ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आपको कितना करोड़ चाहिए उतना कमा सकते हैं आप विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। एनीबडी कैन स्टार्ट DSOT एंड बिल्ड अप ए ग्लोबल बिजनेस विदाउट एनी रिस्क। ये बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाबा से राजन बनने वाले ये प्रोसेस DSOT की वजह से मैं आज एक करोड़पति के रूप में हूँ। और मेरा स्पेशल थैंक करता हूँ राजेंद्र नरिकोट सर को, जो हमेशा मेरा साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर सिचुएशन में मेरे साथ में। और मेरा थैंक्स है मेरा मिसेस बिंदु वीराजन और अखिल राज अर्चना, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहता है, हर संकट का दौरान पे मुझे सपोर्ट करते रहता है और हौसला दिखाते रहता है। और PS राजेश, इसमें जो भी बता रहा हूँ इनका वजह से ये सबको मैं भूल नहीं सकता कभी, इसलिए बता रहा हूँ। PS राजेश हो गया, रविचंद्र सर हो गया, हरि कृष्ण है, जी शक्ति है, कार्तिक है, विजय कुमार है, गणेशन चक्रवाणी, डॉक्टर सबीर अली है, सुरेश है, आशिम दास है, विजितेश है, संजय है, सबरी है, मुत्तुस्वामी है और सुभाष चंद्र है, जिसका वजह से मेरा पहले चेक निकला था। करमवीर सर है, जिसका जो मेरा ऑफिस में रहकर मुझे सपोर्ट करते थे, इधर उधर जाने के लिए छोड़ते थे, जिसका वजह से मैं आज इस जगह पर पहुंचा। मनोज कुमार सिंह है, कर्नल एंड मिसेस बाजवा सर है, योगेश सर है, मधु शर्मा और P Selvaraj and his team, Chandra sir and his team, Nimesh Chandra Ghosh, Pinky Roy and Satyan Burman, then Monica ma'am and his team, Subhankar Sharma and team, ये सब मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है और सबको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ रहने के लिए और साथ चलते रहने के लिए। और मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ मेरा BS लुबाना सर को, जिन्होंने मुझे उधर मेरा 34 कुछ टीम था, उस टाइम मुझे बताया, तुम उनको लेकर के मेरा घर में आ। एक संडे को मैंने झूठ मूठ बोल करके, तबीयत ठीक नहीं बोलकर, साहब को बोल करके मैं उधर पहुंच गया। मैं जब पहुंचा तो लुबाना साहब मेरे को लेने के लिए जब आया तो मैं अकेला था। मैं सोचा साहब गुस्सा हो जाएंगे करके, बोला टीम कहाँ है? मैं बोला सर प्लीज मुझे सिखाओ, मैं टीम को सिखाऊंगा। थोड़ा देर मेरे को ऊपर नीचे देखने के बाद अंदर ले गया, 2.5 घंटा करीब मेरे से बात किया। माय डियर फ्रेंड्स, वो एक मेरा जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जो 32-33 आदमी को देने वाला पूरा टाइम मेरा ऊपर ही सर ने दे दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा उसके बाद मेरा लुबाना सर का पूरा परिवार को, क्योंकि ये सब उस टाइम उधर थे। और उसके बाद में भी मेरे को 2-3 बार साहब ने उधर बुलाया था और मैं उनको रात को उधर रोक करके मेरे को खाना वाना लाकर साहब ने बहुत कुछ मेरे को सिखाया। और जिंदगी और मैं सर को कभी लाइफ में कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं भूलूंगा। उसके बाद संजय सर, मेरा अपलाइन डायरेक्ट नहीं है संजय सर, फिर भी मेरा काफी मेरे को समझाते रहता है, मेरा असेसमेंट करते रहता है, मेरे को गाइड करते रहता है। और मेरा अपलाइन में परविंदर सर है, कलसी सर है और सदी सत्य सर है, मेरे को शुरुआत में बहुत टाइम दिया था इन्होंने भी। और सुशील सर है, सुनिधा अत्री मैम है, जिनका सबका मोटिवेशन गाइडेंस हमारा जिंदगी को बदला। और नवीन सर है, जो जलंधर में इंद्रप्रस्थ होटल में फुटबॉल चौक में एक ट्रेनिंग लगाया, जिसको सुन करके उस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि मैं भी इनका जैसे बन जाऊंगा। व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी। उसके बाद रणवीर सर है, चिंटू सर है, कुमार मनीष सर है, गुरप्रीत सर है, इन सबका बातों को सुन करके पता नहीं क्या क्या हमारा अंदर गुण बढ़ जाता है। हजारों लोग इनका बातों सुन करके अपना जिंदगी बदल रहे हैं। वेरी गुड सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर परफॉर्मेंस। उसके बाद माय फ्यूचर टारगेट टू हेल्प एंड गाइड मिनिमम 97 more individuals to become millionaire up to 66 year before I leave in this world। यानी कि आने वाला 66 साल तक 57 3 लोगों ऑलरेडी मेरा वजह से करोड़पति बन चुका है, मेरा किया हुआ काम का वजह से। और मैं 97 और लोगों को मरने से पहले 100 लोगों को करोड़पति बनाने का मेरा टारगेट है। 97 अभी बाकी है। लोग ये सुनकर के हंसना शुरू कर देता है। अभी ऑलरेडी मैं 56 हो चुका हूँ, 66 साल और, इसका मतलब 122 साल तक जीना, 122 साल जीने का टारगेट। कई लोग बोलते हैं सर ये कोई थोड़ा लालच नहीं हुआ। मैं बोला कौन सा उम्र लालच है? 50 साल क्या लालच नहीं है क्या? 20 साल में लोग नहीं मरते तो क्यों जिंदा है फिर?
आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसे लेडी है जिनका नाम कने तनंगा है, जो जापान में है। 118 साल 61 डेज हो चुका है उनका। आप सोचो, इनका 20वें साल में, 50वें साल में, 56 में या 80 साल में उन्होंने कभी सोचा होगा क्या 118 साल तक जिएंगे? अगर उन्होंने प्लानिंग नहीं किया 120 साल तक का, तो वो जो प्लानिंग नहीं है ना, वही जिंदगी उनका खराब, सबसे खराब निकलेगा। इसलिए प्लानिंग हमारा 100 हो सकता है इधर से थोड़ा देर के बाद ही मर जाए, कहीं रोड में निकलते कोई गाड़ी आके मर, वो बात अलग है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन नहीं मरा तो क्या करेंगे? क्या प्लानिंग किया आपने? फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता। इसलिए प्लानिंग करो, हम उस हिसाब से काम करो, बाकी सब भगवान के ऊपर है। भाई 95% ऑफ पीपल आर फेल। इस दुनिया में क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। ये चेंजिंग एनवायरमेंट को समझ नहीं रहा है, परिस्थिति को समझ नहीं रहा है, बदलते हुए समय को पहचान नहीं रहा है, उस अनुसार अपने अंदर कोई योजना नहीं है, जिसका वजह से सिर्फ 5% लोग सफल है, 95% लोग असफल है। और हम फौजी लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, हमें यही सोच के आता है कि फंड मिलेगा, उसको फिक्स में डालेंगे, उसके बाद एटीएम में सामने खड़ा रहेगा, 15 जो उधर से मिलेगा। ये सब कुछ हमारे प्लानिंग की सबसे कभी नहीं होता। इसलिए मैं अपना फौजी भाइयों को और जो भी सुन रहा है सबको मैं बता रहा हूँ, इस प्लानिंग को अपना जो भी आपसे मिला है, सुना, आपका पास आया है, जो भगवान ने भेजा हुआ आदमी, उसके साथ बैठो, अपना अच्छी तरह प्लानिंग करो और जिंदगी में सफल 100% है। डिजिटल के अंदर आपको 100% मिलियनर बनने का चांस मिलेगा। उस हिसाब से काम करो, इंतजार करना छोड़ो। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है, और कोशिश करने वाले को मिलेगा ही मिलेगा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला, मैं नहीं बोला। थैंक यू बाबा राजन को इतना देर सुनने के लिए, और सभी लोगों को जो उड़ान टीम बनाया, जो फौजी लोगों के लिए, यादव सर है और आरती मैम है, आरती यादव मैम, और सभी जो भी मेरे को, खास करके अभी मैं अनुराग सर को और एक बार थैंक्स करना चाहता हूँ मुझे आज ये चांस देने के लिए, और संदर सर बहुत अच्छा होस्टिंग करने के लिए। सबको धन्यवाद करते हुए मैं अभी स्क्रीन को हैंड ओवर करता हूँ होस्ट के पास। थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूट। बहुत अच्छा बोला बाबा राजन जी। थैंक यू रिस्पेक्टेड बाबा राजन सर। आप कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाना ये मेरी औकात नहीं, और आपको सुनने के बाद सर एक ही लाइन मुझे याद आती है, कहते हैं रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। थैंक यू सर, आपके इस डेडिकेशन को, इस संघर्ष को, जो मैंने आपकी लाइफ से लर्निंग ली है सर, मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। और जो मैंने सीखा, मैं उन्हीं की चंद लाइनों के साथ वाइंड अप करना चाहूंगा कि मैंने आपसे क्या क्या सीखा। हालातों से कैसे निकलना है, जब हालात आपके विरुद्ध हों तो आप जो कर सकते हैं उसे करना शुरू करें। अपनी क्रिएटिविटी को लगातार नई सोच और नए विचारों के साथ हमेशा उभारते रहें। आज की स्पीच में सर मेरी इतनी बड़ी लर्निंग हुई है कि नियर अबाउट हमारे साथ ज्वाइन एसोसिएट सब ने ये सीखा होगा कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो बस उसे ग्रैब कर लें, और क्योंकि परमेश्वर खुद आपको रास्ता देते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा। बिग ड्रीमर बने और उस रास्ते पर कंटिन्यूस चलकर अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें। जो भी है, जितना भी है, उतने से ही शुरू करें, क्योंकि हमने आपके देखा कि आपने साइकिल से काम शुरू किया, और चलते जाएं, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। माइंडसेट आपको समाज से सीखें और स्किल सेट आप अपने काम से सीखें। ये भी सर मैंने आप ही से सीखा। अभी के अभी हर मुश्किल हालात आपके लिए नई संभावनाओं के रास्ते खोलती है, ये भी मैंने अभी आपसे सीखा। कहते हैं वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विपरीत शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आपने उन प्रतिकूल धाराओं के बीच जो सर जिंदगी का संघर्ष लड़कर फर्श से अर्श तक का जीवन दिखाया सर, धन्य है सर आप, थैंक्स हैं। और यही कहना चाहूंगा, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। और थैंक्स बाबा राजन सर कि आपने इतिहास बदला, आपने इतिहास बदला। कहते हैं कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। और ऐसे ही एक आत्मबली को अभी आपने सुना, केरला से रिस्पेक्टेड बाबा राजन, भारतीय सेना से रिटायर्ड एक बेहतरीन सोल्जर को। और डिफेंस ने हमें क्या क्या सिखाया ये तो हम जानते ही हैं,
और सर ने भी बड़े शॉर्ट तरीकों में सिखाया कि डिफेंस ने हमें अनुशासन, सच्चाई, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अखंडता, निष्ठा, आज्ञाकारिता, केंद्रित होना, फोकस होना, धीरज लेना, फैसला सिखाना और दृढ़ निश्चय करके काम करना हमें ये सेना ने सिखाया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं गर्व करता हूं कि हम सैनिक हैं, लेकिन वहां पर हमें एक चीज नहीं मिली जो हम वाकई ही जिसे हम चाहते थे, कि हमें गर्व है कि हम भारतीय सेना से आए और इतना कुछ सीख कर आए। लेकिन कहते हैं नौकरी चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, गुजारा बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छी चीज है, उसके साथ साथ अपनी स्टपनी जरूर रखनी चाहिए। जब कार भी पंचर होती है तो चौथे के साथ पांचवा चक्का सारी जिंदगी लेकर चलती है। और वही एक कॉन्सेप्ट आज आपके सामने शेयर है, जहां पर उन कामयाब लीडरों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे बदलाव लेकर आए। तो ड्यू साउथ एक ऐसा ही चमकता सितारा है जो हर वेटरन्स को, हर पर्सन को मौका देता है अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छूने का। तो दोस्त कहते हैं, ए पांव, ए मेरे पांव के छालो, जला लहू उगलो, सर फिरे मुझसे सफर के निशान मांगेंगे। तो ऐसे ही सफर के निशानों से अवगत कराया बाबा राजन सर ने कि कितनी मुश्किलों से उनका सफर बीता, और आज वो एक चमकता हुआ सितारा है ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में। तो माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि मैं कुछ अगले आने वाले प्रोग्राम की जानकारी देते हुए इस सेशन को वाइंड अप करूंगा कि ट्रेन द ट्रेनर सीरीज का 13वां सीरीज 13 सीरीज 8 अप्रैल, महागुरु, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, लेजेंड ऑफ ड्यू सॉफ्ट, सफायर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, मिस्टर संजय धीमान सर को सुनने का मौका मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि उस दिन के लिए अपना डाटा, अपना समय और अपने सभी गेस्ट को बुलाएं, क्योंकि सर को सुन लिया एक बार तो वाकई ही जीवन बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड, बदल जाएगा। तो ट्रेन द ट्रेनर सीरीज की 13वां सीरीज में 8 अप्रैल 2021 समय यही रहेगा। और दोस्त इंतजार ना करें किसी सर्विस का, क्योंकि कहते हैं कि सब प्राइवेटीकरण हो रहा है और आजकल वैसे भी सरकारी नौकरी पाने के 8 चरण हो चुके हैं। प्री मेंस इंटरव्यू, धरना, लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच। पढ़ेगा युवा, लड़ेगा युवा, अगर जान बची तो नौकरी करेगा युवा। तो माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है अपना करियर खुद डेवलप करने का। तो मैं चाहता हूं मैनेजमेंट टीम से कि मिलते हैं अगली बार हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर संजय धीमान से ट्रेन द ट्रेनर सीरीज में 8 अप्रैल 2021। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट। जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू संतोष। थैंक यू सर। थैंक यू।